अश्वत्थ के चिल्लाने से अनन्या और आर्यन डर गए। वो दोनों ही अहम के पीछे जाकर छुप गए और फिर अपनी मुंडी निकालकर अश्वत्थ के डरावने चेहरे को देखने लगे। वहीं उन दोनों को अपने सामने न आता देखकर अश्वत्थ के बार फिर से गुस्से में बोला, अगर तुम दोनों मेरे सामने नहीं आए तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर दोनों बच्चे डरते हुए बाहर आ गए और अश्वत्थ के सामने अपना सर झुकाकर खड़े हो गए, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की हो। अगस्त अश्वत्थ का हाथ पकड़कर बोला, अश्वत्थ क्यों गुस्सा कर रहे हो, दोनों बच्चे हैं अभी। उसकी बात सुनकर अश्वत्थ उसे अपनी डरावनी नजरों से देखने लगा तो अगस्त तुरंत डर के पीछे हो गया और फिर हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो कब से चुप था, इस अंश ने ही मुझे ये कहने के लिए कहा है। इतना कहकर वो अंश की तरफ इशारा करने लगा तो अंश हड़बड़ाते हुए बोला, खनखजूरे, मैंने ऐसा जब कहा। तभी अहम उन दोनों को चुप कराते हुए बोला, चुप करो दोनों, वरना तुम दोनों की ही शादी मैं उस डायन रिया से करा दूंगा। ये सुनकर अंश डरते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो मेकअप के नाम पर चेहरे पर एशियन पेंट लगाकर घूमती हो। उन लोगों की बकवास सुनकर अश्वत्थ का दिमाग खराब हो रहा था। उसने एक अजीब सा लुक अपने गार्ड्स को दिया तो उसके 3 गार्ड्स ने आकर अहम, अंश और अगस्त का मुंह बंद कर दिया। ये देखकर अश्वत्थ ने फिर आर्यन से सर्द आवाज में पूछा, ये सब क्या है। इतना कहकर वो अपनी कार को देखने लगा जो पंचर थी, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि अनन्या और आर्यन ने हो किया था। क्योंकि वो दोनों अश्वत्थ से गुस्सा थे, तभी आर्यन अपनी तिरछी नजरों से अनन्या को देखने लगा तो अनन्या उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करने लगी, जिसे अश्वत्थ भी साफ देख पा रहा था। उसने अपनी आंखें छोटी करके पूछा, ये क्या इशारे हो रहे हैं। उसका सवाल सुनकर अनन्या डर के मारे आर्यन के पीछे छिप गई। फिर अपना सर किनारे से निकालकर अश्वत्थ से मुंह बनाकर बोली, पैसे के भूखे इंसान, क्या आप ये पंचर भी सही नहीं करवा सकते। बस हमें डांटना है। ठीक है ठीक है, इसके उधार मेरे खाते में लिख लेना, जब आपकी प्रॉपर्टी मेरी होगी तब मैं उधर चुका दूंगी। अनन्या का साथ देते हुए आर्यन भी मुंह बनाकर बोला, भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने लालची भी हो सकते हैं। क्या आप इस पंचर के पैसे हमसे लेना चाहते हैं। इतना कहकर वो रोनी सूरत बनाकर अनन्या को देखते हुए आगे बोला, लिटिल बेब मॉम, हम गरीब हैं इसलिए भाई हमें परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर अनन्या गुस्से से अश्वत्थ को देखने लगी, मगर अश्वत्थ की लाल आंखें देखकर वो फिर से डर गई और कसके आर्यन का हाथ पकड़ लिया। वहीं उसे खुद से डरता देखकर अश्वत्थ के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे अनन्या और आर्यन की तरफ बढ़ने लगा तो आर्यन और अनन्या डर के मारे पीछे जाने लगे। अश्वत्थ अपने लंबे लंबे कदमों से उन दोनों के पास पहुंचकर दोनों के ही हाथ पकड़कर अंश, वेद, अहम और अगस्त से बोला, राठौर मैंशन। इतना कहते ही उसने अनन्या और आर्यन को जबरदस्ती दूसरी कार में ठूंस दिया और फिर खुद भी बैठ गया। अश्वत्थ ने उन दोनों का हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसे पता था आर्यन राठौर मैंशन का नाम सुनकर खुद भी भाग जाएगा और अनन्या को भी अपने साथ ले जाएगा। वही अश्वत्थ के जाने के बाद अगस्त अपने होश में आते हुए बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, अश्वत्थ राठौर मैंशन जा रहा है, ये चमत्कार कैसे हो गया है। उसकी बात सुनकर वेद भी हैरानी से बोला, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। 1 मिनट, कहीं भाई लिटिल बेब को तो सबसे मिलने नहीं ले जा रहे हैं। ये सुनकर अहम खुश होकर बोला, फिर तो तमाशा देखने में मजा आएगा, क्या पता वह बॉस को डांट पड़ती हुए हो देखने को मिल जाए। अंश ने तो किसी का इंतजार भी नहीं किया और सीधा कर में बैठ गया और खिड़की से मुंडी निकालकर उन तीनों से बोला, जल्दी चलो वरना पिक्चर मिस हो जाएगी। सिर्फ ये तीनों ही नहीं बल्कि सभी बॉडीगार्ड्स भी तमाशा देखने के लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि जब भी अश्वत्थ अपने परिवार से मिलता था तो उन सभी को एक अच्छा तमाशा देखने को मिलता था। कुछ वक्त बाद सभी की कार रॉकेट की स्पीड से राठौर मैंशन के लिए निकल गई। वही अश्वत्थ की कार अभी कुछ ही दूरी पर पहुंची थी कि तभी उसके बॉडीगार्ड्स की कार रॉकेट की स्पीड से उसके कार को ओवरटेक करके निकली। ये देखकर आर्यन जो नाराज होकर बैठा था वो खिड़की के बाहर अपना सर निकालकर चिल्लाने लगा, अरे कहाँ जा रहे हो, रुको हमारे लिए। पर बेचारे को आवाज किसी ने नहीं सुनी तो उसने अपनी मुंडी घुमाकर कार के पीछे देखा जहां कोई नहीं था। ये देखकर वो अंदर जाके अश्वत्थ से बोला, भाई भाई, सभी बॉडीगार्ड्स और भाई लोग चले गए, हमें अकेला छोड़कर। ये सुनकर अश्वत्थ ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो अभी भी बिना किसी भाव के आर्यन को घूर रहा था तो आर्यन अपना मुंह फुलाकर उसकी शिकायत करते हुए अनन्या से बोला, बेब मॉम, आपको पता है राठौर मैंशन में सब मुझे डांटते हैं और गुस्सा भी करते हैं, तभी भी देखो भाई मुझे वहां लेके जा रहे हैं। ये सुनकर अनन्या अजीब नजरों से अश्वत्थ को देखते हुए प्यार से आर्यन से बोली, लिटिल बेबी देवर, फिकर नॉट, क्योंकि सुपर बेब इज हियर। इतना कहकर वो स्टाइल से अपने बालों को सहलाने लगी। वही उसकी इंग्लिश भाषा सुनकर और उसके एटीट्यूड को देखकर अश्वत्थ को आंखें छोटी हो गई। उसने डेविल स्माइल करके कहा, माय ग्रिडी गर्ल, मैं देखना चाहता हूँ कि ये सुपर बेब वहां क्या करती है, डरपोक कहीं की। उसके मुंह से डरपोक सुनकर आर्यन और अनन्या दोनों का मुंह बन गया। कुछ ही देर में अश्वत्थ की कार राठौर मैंशन के सामने रुकी।
तभी अहम भागते हुए आया और उसने अश्वत्थ के कार का गेट खोला तो अश्वत्थ बड़े ही रौबीले तरीके से कार से बाहर निकला। उसके उतरते ही अनन्या और आर्यन भी बाहर निकले। आर्यन ने तो बाहर निकलते ही डर के मारे कसके अश्वत्थ का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर अनन्या ने भी अश्वत्थ का हाथ पकड़ लिया। भले ही अनन्या अश्वत्थ से डरती है, पर उसे ये भी पता है कि अश्वत्थ उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इनफैक्ट आर्यन के रहते तो बिल्कुल भी नहीं। टीयर्स ऑफ जॉय। उन्होंने काफी एक्साइटेड होकर अश्वत्थ से पूछा, अश्वत्थ मेरी बहू जहां है? उनकी बात का अश्वत्थ ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अनन्या की तरफ देखने लगा। तो दादाजी ने भी उसकी नजरों का पीछा करके अनन्या को देखा, जो मस्त होकर मिठाई खा रही थी। उसे देखकर दादाजी हैरान हो गए। अचानक ही उनके आंखों के सामने एक सीन चलने लगा, जहां एक लड़की उन्हें डांट रही थी, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक को गिराने की? चलो सॉरी बोलो वरना मैं अभी तुम्हें चांद तारे दिखा दूंगी, समझे? उस लड़की की बात सुनकर दादाजी गुस्से से बोले, पागल लड़की, एक बाइक ही तो है। तभी वो लड़की फिर से बोली, चुप, बिल्कुल चुप, क्योंकि अनन्या खुराना को तेज आवाज में बात करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मॉन्स्टर तुम भी खाओ। अचानक ही अनन्या की आवाज सुनकर दादाजी अपने होश में आए और डर के एक कदम पीछे हो गए। वहीं अश्वत्थ के डैड ने भी जैसे ही अनन्या को देखा, डर के मारे उन्हीं आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने अनजाने में ही अपना हाथ अपने गले पर रख लिया। वही इन सबसे अनजान अनन्या अश्वत्थ की गोद में बैठकर उससे बोली, मॉन्स्टर लड्डू खाओगे? इतना कहकर वो खुद ही खाने लगी। उसने अश्वत्थ को बिल्कुल भी लड्डू नहीं खिलाया। ये देखकर अश्वत्थ उसे घूरने लगा। तभी अनन्या पूरा लड्डू अपने मुंह में भर के बोली, रुको मैं खिलाती हूँ। इतना कहते ही उसने अपने होठ अश्वत्थ को होठों पर रख दिया और लड्डू को अश्वत्थ के मुंह में डाल दिया। ये देखकर दादाजी को तो हार्ट अटैक ही आ गया। वही अनन्या जैसे ही अश्वत्थ से अलग होने लगी तो अश्वत्थ ने उसे कसके पकड़ लिया और किस करने लगा। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई, ये क्या हो रहा है और ये कैसी बेशर्मी है? किसी की चिल्लाने की आवाज सुनकर अनन्या रुक गई, मगर वो अश्वत्थ के गोद से नहीं उतरी। उसने अपना सर घुमाकर आवाज की दिशा में देखा, जहां एक 40 से 45 साल की औरत खड़ी थी। उस औरत के चेहरे पर के अलग ही रौब झलक रहा था। उस औरत ने ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप भी था। वो औरत चलते हुए अनन्या के पास आई और अपनी आंखें छोटी करके उसने अनन्या से पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरे बेटे के गोद में कैसे बैठी? उनका सवाल सुनकर अनन्या को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये औरत पूछ क्या रही है, मगर तभी उसका छोटा सा दिमाग काम किया और उसकी आंखें चमकने लगी। अनन्या अचानक ही अश्वत्थ की गोद से उठकर कुछ दूरी पर जाके खड़ी हो गई। ये देख किसी को समझ नहीं आया कि वो कर क्या रही है, पर अनन्या के इस तरह उठ जाने से अश्वत्थ अपनी मां को गुस्से से देखने लगा। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द झलकने लगा, पर उसने जल्दी ही अपने इस दर्द को छुपा लिया और फिर नफरत से अपनी मां को देखने लगा। वही अश्वत्थ की मां की नजर जैसे ही अश्वत्थ पर पड़ी, उनकी आंखें नम हो गई, क्योंकि वो अश्वत्थ की आंखों में अपने लिए नफरत साफ देख पा रही थी। तभी अनन्या बड़े ही स्टाइल से चलते हुए आई और फिर से अश्वत्थ की गोद में बैठकर अश्वत्थ की मां यानी कंचन जी से बोली, आंटी, मैं ऐसे ही मॉन्स्टर की गोद में बैठी थी, क्या आपने देखा या फिर मैं आपको फिर से बैठकर दिखाऊं? उसकी इस हरकत से कंचन जी के साथ साथ बाकी सब भी हैरान हो गए। तभी आर्यन जो खाने में बिजी था वो भी आकर अश्वत्थ की गोद में दूसरी साइड बैठ गया। फिर उसने अपनी आलस भरी आवाज में कहा, भाई और लिटिल बेब, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। इतना कहते ही उसने अपना सर अश्वत्थ के कंधे पर रख दिया। उसकी इस हरकत से अश्वत्थ ने कसके अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए सर्द आवाज में कहा, तुम दोनों का इरादा कब तक ऐसे ही मेरे सीने पर बैठने का है? उसकी सर्द आवाज सुनकर अनन्या और आर्यन भले ही डर गए, पर उन दोनों में से कोई उठा नहीं, बल्कि दोनों अश्वत्थ से और चिपक गए। ये देखकर कंचन जी ने अश्वत्थ से पूछा, अश्वत्थ, ये लड़की कौन है और तुम इसे अपने करीब आने से क्यों नहीं रोक रहे हो? तुम्हें तो लड़कियों के पास आना भी पसंद नहीं है ना? इतना कहकर वो अनन्या और आर्यन को घूरने लगी। इस वक्त उनकी आंखें इतनी डरावनी थी कि वो दोनों डर के मारे अश्वत्थ के ऊपर ही चढ़े जा रहे थे। वही अश्वत्थ ने गुस्से से दोनों को खुद से दूर किया, फिर अपनी चील जैसी नजरों से अपने पूरे परिवार को देखते हुए रौबदार आवाज में बोला, एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ और आप लोग उस शादी में बिल्कुल भी इनवाइटेड नहीं है, इसलिए प्लीज आप सब मुंह उठाकर मत आ जाएगा। इतना कहने के बाद वो अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गया। अश्वत्थ का स्टाइल ही कुछ ऐसा था कि वो सभी की बोलती बंद कर देता था। उसकी बात सुनकर सभी को ऐसा लग रहा था कि अश्वत्थ उन्हें बता काम और धमकी ज्यादा दे रहा है कि अगर कोई भी उसकी शादी में आया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। पर उसकी शादी वाली बात सुनकर कंचन जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अश्वत्थ से पूछा, अश्वत्थ, तुम किससे शादी कर रहे हो और हम तुम्हारे परिवार वाले हैं, तुम हमें ही शादी में नहीं बुलाना चाहते हो? अश्वत्थ ने उनकी किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया। उसने तो अपनी मां की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। तभी अश्वत्थ के दादाजी ने पूछा, अश्वत्थ, तुमने कहा था कि तुम मुझे मेरी बहू से मिलवाओगे, तुम अपनी बात से ऐसे ही नहीं पलट सकते हो।
इतना कहकर वो गुस्से से अश्वत्थ को घूरने लगे। दादाजी की बात सुनकर बाकी सब भी अश्वत्थ को क्यूरियस होकर देखने लगे। तो अश्वत्थ ने अनन्या की कमर को पकड़कर खुद से चिपकते हुए सभी से कहा, इनसे मिलिए, ये है मिसेज अनन्या अश्वत्थ सिंह राठौर, मेरी पत्नी। ये सुनकर जहां आर्यन, अहम, वेद, अगस्त, अंश और सभी बॉडीगार्ड्स खुश थे, वहीं राठौर फैमिली शॉक थी। सबसे पहले कंचन जी होश में आकर अश्वत्थ से दांत पीसते हुए बोली, अश्वत्थ, क्या तुम पागल हो गए हो, जो तुम एक पागल लड़की से शादी कर रहे हो? ये तो मुझे देखने में ही बच्ची लग रही है, और मैं चाहती हूँ कि तुम एक समझदार लड़की से शादी करो जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे। उनकी बातों का जवाब देते हुए अश्वत्थ गुस्से से बोला, ओह, तो मिसेज राठौर मेरे लिए एक समझदार लड़की चाहती है, पर अगर समझदार लड़की आप जैसी होती है तो मुझे नहीं चाहिए। इससे बेहतर तो मैं एक बच्ची और पागल लड़की से शादी कर लूं। इतना कहकर वो अनन्या के बालों को सहलाते हुए उसे नर्म भाव से देखने लगा। वहीं कंचन जी की आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने आगे कुछ भी कहा तो अश्वत्थ भड़क जाएगा, और उन्हें अश्वत्थ के गुस्से से भी डर लगता था। वही अनन्या जो कब से सबको बातों को सुनकर रही थी, वो खुद के लिए पागल शब्द सुनकर नाराज हो गई। उसने कंचन जी से कहा, आंटी, अनन्या को सब आता है, वो भी समझदार है, और ये मैं साबित भी कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने सभी को देखते हुए पूछा, क्या आप सबको पता है कि हम सब पानी क्यों पीते हैं? बोलो, बोली। तो अंश उछलते हुए बोला, मुझे पता है, मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें प्यास लगती है इसलिए हम पानी पीते हैं। उसका जब सुनकर अनन्या ने अपना सरना में हिला दिया। तो इस बार अहम बोला, क्योंकि हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है। अहम का जवाब सुनकर भी अनन्या ने अपना सरना में हिला दिया। तो अगस्त ने क्यूरियस होकर पूछा, बेब, आप ही बता दो ना, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। उसके इतना कहते ही अनन्या ने बड़े ही घमंड से कहा, हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हम पानी को खा नहीं सकते। तो अब आप लोगों को यकीन हो गया कि मैं भी समझदार हूँ। सिर्फ समझदार ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी हूँ, पर मैंने कभी भी घमंड नहीं किया। अनन्या के चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहां का घमंड झलक रहा था, जिसे देखकर अश्वत्थ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर उसने जल्दी ही उस मुस्कुराहट को छुपा लिया। पर कंचन जी ने अश्वत्थ की उस मुस्कुराहट को देख लिया था। उन्होंने अनन्या को देखते हुए मन में कहा, अगर ये लड़की मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है तो मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। वही दादाजी और अश्वत्थ के डैड ने एक दूसरे को देखा। फिर दादाजी ने अश्वत्थ के डैड से कंफ्यूज होकर पूछा, ये अनन्या हमें पहचान क्यों नहीं रही है? वो तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो गेम जानती ही नहीं। उसकी बात का जवाब देते हुए अश्वत्थ के डैड बोले, डैड, ये अच्छा ही है, कम से कम अब हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी। और वैसे भी मुझे ऐसी ही लड़ाकू और बदतमीज लड़की ही अश्वत्थ के लिए चाहिए थी, ताकि वो अश्वत्थ का दिमाग ठिकाने लगा सके। दादाजी को भी अपने बेटे की बात सही लगी। उन्होंने फिर अश्वत्थ से खुश होकर कहा, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। वो इतना ही बोले थे कि अनन्या अपना हाथ उठाकर मुंह बनाते हुए बोली, पर मुझे ऐतराज है इस शादी से। आर्यन, जो अभी तक चुप था, उसने अनन्या की बात सुनकर परेशान होकर उससे पूछा, लेकिन क्यों लिटिल बेब मॉम, प्लीज मेरे लिए शादी कर लो, प्लीज। उसे इतना परेशान देखकर अनन्या उसे शांत कराते हुए बोली, अरे लिटिल बेबी, देवर फिकर नॉट, मेरा आइटम मेरा ही रहेगा, वो तो मैं बस दहेज के बारे में बात करना चाहती हूँ। आर्यन से इतना कहकर उसने दादाजी से पूछा, सफेद बालों वाले सेंटा, तो बताइए इस शादी के लिए मुझे कितना दहेज मिलेगा? वैसे अगर आप अपना ये घर भी मुझे दे देंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके इतना कहते ही अश्वत्थ के डैड खांसते हुए बोले, ये हमारे घर का रिवाज है कि घर की बहू को शगुन के तौर पर हम कई सारे पैसे और प्रॉपर्टी देते हैं। ये सुनकर अनन्या एकदम से खड़ी होकर उछलते हुए बोली, ये मतलब शादी में फायदा है, चलो जल्दी से मेरी शादी करा दो। उसे इतना खुश देखकर वेद हंसते हुए अंश से बोला, मुझे यकीन डर है कि कहीं पैसे के लिए लिटिल बेब अश्वत्थ को ही न किसी दिन बेच दे। उसकी बात सुनकर सभी बॉयज चौंक गए, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें वेद की बात सही लग रही थी। अब तो वो सब अश्वत्थ को लेकर घबराने लगे थे। वही इनकी बातों से अनजान अश्वत्थ ने अचानक ही खड़े होकर अपनी ठंडी आवाज में कहा, बस बहुत हुआ, आप लोगों को अपनी बहू से मिलना था तो मैंने मिला दिया है। तो अब प्लीज मुझे परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है, और हाँ, जिसे भी इस शादी से ऐतराज है उन लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता। सो इस शादी में आने की अपनी कृपा तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आप सबके खाने पीने या स्वागत करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इतना कहते ही वो वहां से जाने लगा, तो अनन्या ने मिठाई की एक प्लेट उठाई और आर्यन के साथ बाहर जाने लगी। इस बीच आर्यन चुप ही था, क्योंकि उसे डर था कहीं उसके बोलने से घर वाले नाराज न हो जाए। आर्यन बाहर जा पाता उससे पहले ही कंचन जी उससे गुस्से में बोली, तुम आर्यन, बेहतर होगा अश्वत्थ से दूर रहो, वरना तुम किसी दिन उसे मार दोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले तुमने अपनी मां को मार डाला था। उनकी इतनी कड़वी बातें सुनकर आर्यन के आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अश्वत्थ के बड़े पापा भी कंचन जी का साथ देते हुए बोले, मैं तो शुरू से हो बोल रहा था उसे अनाथाश्रम में छोड़ दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। आह,
इसके आगे वो कुछ बोलते उससे पहले ही अश्वत्थ ने उनका गला पकड़ लिया। इस वक्त अश्वत्थ किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी पकड़ को कसते हुए दांत पीसकर कहा, लगता है मेरा डर आप लोगों के अंदर से खत्म हो गया है, तभी तो मेरे बार बार मना करने पर भी आप लोग मेरे भाई को रुलाते हो। अश्वत्थ का ये रूप देखकर सभी सदमे में चले गए, पर अंश ने अपने डैड को बिल्कुल भी बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो भी आर्यन के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता था। उसे अपने फैमिली से ज्यादा अपने भाई लोग प्यारे थे। वही कंचन जी और बाकी सब मिलकर अश्वत्थ को उसके बड़े पापा से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर अश्वत्थ ने एक झटके से अपने बड़े पापा को छोड़कर गुस्से से वार्निंग देते हुए कहा, अगली बार मैं किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करूंगा। इतना कहते ही वो वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए थे। वही कार के अंदर अश्वत्थ अभी भी बेहद गुस्से में था और उसके बगल में अनन्या डरते हुए बैठी थी, जिसके कंधे पर आर्यन डर रखकर बैठा था। आर्यन के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ दर्द था, जो अश्वत्थ से देखा नहीं जा रहा था। तभी अश्वत्थ के सर पर अनन्या ने अपना हाथ रखा और उसके सर को अपने कंधे पर रख दिया। उसकी इस छोटी सी हरकत ने अश्वत्थ के दिल को छू लिया। उसका गुस्सा भी अचानक कहीं गायब हो गया और उसके चेहरे पर एक सुकून आ गया। इस वक्त अश्वत्थ अपने रूम में बैठा था। भले ही वो ऊपर से शांत लग रहा था, पर उसका मन अंदर से पूरी तरह अशांत था। वो इस वक्त दर्द और गुस्से से जल रहा था। अश्वत्थ बचपन से ही सबसे अलग रहना पसंद करता था, पर जब वो 5 साल का था तभी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, जिसके कारण वो अपनी मां से नफरत करने लगा था। वो भले ही परिवार वालों के साथ रहता था, पर उसने सभी को खुद से और अपने दिल से दूर कर लिया था। अश्वत्थ कभी भी अपना दर्द किसी से नहीं बांटता है और ना ही वो अपने भाइयों और दोस्ती के सिवा ज्यादा किसी से बात कर है। यही कारण है कि उसे गुस्सा ज्यादा आता है। अश्वत्थ ने अपनी टाई को ढीला करते हुए कब्बर्ड से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। शावर के नीचे खड़े होकर उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा। जहां आर्यन जमीन पर पड़ा रो रहा था और सभी राठौर फैमिली उसे गुस्से से देख रहे थे, तभी कंचन जी आर्यन के बालों को पकड़कर उसे घर से बाहर निकलते हुए गुस्से से बोली, आर्यन तुम जैसे लड़के के लिए इस घर में कोई जगह नहीं गई, निकलो यहाँ से। कंचन जी काफी तेज चल रही थी, जिस कारण आर्यन को अपने नन्हे नन्हे पैरों से भागना पड़ रहा था। आर्यन रोते हुए कंचन जी से खुद को छोड़ने के लिए भी कह रहा था। आर्यन रोते हुए बोला, मम्मा मम्मा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर कंचन जी तो जैसे पत्थर दिल हो गई थी, जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उन्होंने बाहर जाकर आर्यन को जमीन पर पटक दिया और फिर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हें मार जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे कारण तुम्हारी मां मर गई। और हाँ, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। वही कंचन ने आर्यन को इतनी तेज से जमीन में पटका था कि छोटे आर्यन को चोट लग गई और वो जोर से चीखा, आह भाई बचाओ भाई। आर्यन की चीख सुनकर अश्वत्थ होश में आया और उसने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल पड़ चुकी थी। अगर अश्वत्थ को कोई इस वक्त देख लेता तो पक्का डर के मारे बेहोश हो जाता, क्योंकि एक तो उसकी आंखें लाल थी, ऊपर से शावर के गिरते पानी के कारण उसके बाल आगे आ गए थे जिनसे पानी टपक रहा था, और उसका शक चेहरा उसे और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। अश्वत्थ ने कांच के वाल पर गुस्से से एक मुक्का मरते हुए कहा, मेरी गैर मौजूदगी में जो कुछ भी मेरे भाई के साथ हुआ था उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही मैं किसी को भूलने दूंगा। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। आधे घंटे बाद अश्वत्थ जैसे ही वॉशरूम का गेट खोलकर बाहर निकला तो अपने सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। वही अनन्या घूमते टहलते अश्वत्थ के रूम में आ गई थी। इस वक्त वो अश्वत्थ के बेड पर लेटकर खुद को रोल करके एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। उसकी ये हरकत देखकर अश्वत्थ जाकर बेड के पास खड़ा हो गया और घूर के अनन्या की हरकतों को देखने लगा। अभी अनन्या इस बार जिस साइड अश्वत्थ खड़ा था उधर ही खुद को रोल करते हुए आ रही थी, पर बदकिस्मती से वो इस बार जमीन पर गिर गई। ये देखकर एक पल के लिए अश्वत्थ के चेहरे के भाव बदल गए। वो जैसे ही अनन्या को उठाने वाला था वैसे ही उसकी बात सुनकर वो रुक गया। अनन्या ने गिरते ही अश्वत्थ को देख लिया था, इसलिए वो उस पर ही इल्जाम लगाते हुए बोली, आपने मुझे गिरा दिया, आप कितने बुरे हैं। मैं तो बस बेड को देख रही थी, पर आपसे ये देखा नहीं गया था, आपने मुझे धक्का दे दिया। आह हा हा हा। इतना कहकर वो अपना गला फाड़कर रोने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर अश्वत्थ ने अपना इरादा बदल दिया। वो अब बिल्कुल भी इस रोनी लड़की की मदद नहीं करने वाला था जो उस पर झूठा इल्जाम लगा रही थी। अश्वत्थ उसे इग्नोर करके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल सही करने लगा। वही अनन्या जो रो रही थी, जब उसे एहसास हुआ कि वो फालतू में ही रो रही है तो वो एकदम से चुप हो गई। फिर उसने अपनी पनीली आंखों से अश्वत्थ को देखा जो अपने बाल बना रहा था। ये देखकर वो गुस्से से उठी और अश्वत्थ को अपनी तरफ पलटकर गुस्से से बोली, मॉन्स्टर, तुमने मुझे गिराया है, चलो मुझसे माफी मांगो वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हो। इतना कहकर वो अपना मुंह बनाने लगी तो अश्वत्थ उसे फिर से इग्नोर करके अपने बाल बनाने लगा। अब तो अनन्या सच में रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप सच में बुरे हैं, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते,
तभी तो मुझसे पूछा भी नहीं कि कहीं मुझे चोट तो नहीं लगी। आप बुरे हैं, आपने मुझे रुलाया है, इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। वही उसकी बात सुनकर अश्वत्थ जो अपने बाल बना रहा था उसके हाथ अपनी जगह पर ही जम गए। वही अनन्या जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची वैसे ही एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। ये अश्वत्थ ही था जिसने अनन्या को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया था, क्योंकि वो अनन्या की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया था। अश्वत्थ ने अपना सर नीचे करके अनन्या का छोटा सा चेहरा देखा जो लाल पड़ चुका था, तो उसने तुरंत अनन्या के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसके आंखों को चूम लिया। अश्वत्थ के होठों को अपनी आंखों पर महसूस कर अनन्या की आंखें बंद हो गई। उसने कसके अश्वत्थ की शर्ट को पकड़ लिया। उसे ये एहसास बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी मां के मरने के बाद ये पहली बार था जब कोई उसे इतने प्यार से छू रहा था और उसे मारा भी नहीं था। अश्वत्थ ने अनन्या के दोनों आंखों को चूमने के बाद उसके गालों को भी चूम लिया। फिर उसने सुंदर चेहरे को देखने लगा। भले ही अश्वत्थ अनन्या को बिना किसी भाव के देख रहा था, पर उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था जो अश्वत्थ को अपने लफ्जों से बयां करना नहीं आता था। अनन्या को जैसे ही एहसास हुआ कि अश्वत्थ अब उसे किस नहीं कर रहा, तो वो अपनी आंखें खोलकर मुंह फुलाए हुए अश्वत्थ से बोली, आप ऐसे मुंह क्यों बनाए हुए हैं? क्या आप हंस नहीं सकते? क्या आप मुझको हंसा नहीं सकते? क्या आप हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं? क्या आप सबको और मुझे प्यार नहीं कर सकते? ओ र वो इससे आगे बोलती, उससे पहले ही अश्वत्थ ने उसने होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। फिर कुछ देर उसे देखने के बाद अश्वत्थ ने उसके चेहरे को सहलाते हुए लो वॉइस में कहना शुरू किया, मैं मोहब्बत हूँ, मोहब्बत करके तो देख। मैं मोहब्बत न दूँ तो कहना। मैं मुस्कुराहट हूँ, मुझे हंसा कर तो देख। मैं न सगू तेरे लबों पर तो कहना। मैं खुशबू हूँ, मुझे महसूस करके तो देख। न महकूं तेरे जिंदगी में तो कहना। इतना कहने के बाद अश्वत्थ की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। फिर उसने अनन्या का हाथ अपने सीने पर रख के आगे कहा, मैं दिल हूँ, मुझे सुनकर तो देख। न धड़कूं तेरे दिल में तो कहना। अश्वत्थ ने इनडायरेक्ट अपनी दिल की बात अनन्या के सामने रख दी थी। उसने आज तक कभी भी किसी से अपनी फीलिंग नहीं कही और नहीं कभी अपनी मन की बात कही, पर आज उसने अनन्या को अपनी दिल की बात बताई थी। अश्वत्थ को पता था उसकी बातों को अनन्या का छोटा सा दिमाग नहीं समझ पाएगा, और हुआ भी यही। अश्वत्थ की बातें अनन्या को लोरी जैसी लग रही थी, जिसे सुनकर उसकी आंखें भरी होने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। ये देखकर अश्वत्थ के चेहरे के भाव नर्म हो गए। उसे अब खुद पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने ये सब कहा, जिसके कारण अनन्या का छोटा सा दिमाग हैंग होने लगा। अश्वत्थ जल्दी से अनन्या से दूर हो गया और फिर वो रूम से बाहर जाने लगा। उसके पीछे पीछे अनन्या भी बाहर चली गई। वही डाइनिंग टेबल पर आर्यन ने वेद, अहम, अगस्त और अंश का दिमाग खा लिया था, जिससे वो चारों परेशान हो गए थे। अहम गुस्से से आर्यन से बोला, ओ ये छोटे धूमकेतु, अपना मुंह अब बंद रखो, क्योंकि तेरी बेब मॉम यही कहीं फुदक रही होगी, समझे? अंश भी मुंह बनाते हुए बोला, और वैसे भी जब तक उसे प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती मुझे नहीं लगता वो ये से हिलेगी भी। तो उसकी हाँ में हाँ मिलाकर वेद भी बोला, बिल्कुल सही। इस अगर वो रैबिट उछलते हुए कहीं जाएगी भी तो वो तुझे भी अपने साथ लेकर जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। उन सभी को बातें सुनकर आर्यन के गाल लाल हो गए। वो शर्माते हुए बोला, अब मैं इतना प्यारा हूँ ही कि कोई भी मुझसे मिलने के बाद मुझे छोड़ना नहीं चाहेगा। उसके शर्माते हुए चेहरे को देखकर चारों लड़के हंसने लगे। तो अगस्त्य ने आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहा, आहा, तो मेरा शर्मिला बंदर शर्मा रहा है। चलो अब इसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो शर्माती ना हो, वरना अगर वो भी इसकी तरह शर्माएगी तो कैसे चलेगा। इतना कहने के बाद अगस्त और अंश एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगे। तो आर्यन गुस्से से बोला, अगर तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं भाई को बता दूंगा। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर अहम खांसते हुए बोला, अरे अरे कोई मत हंसो, मुझे मेरे आर्यन पर पूरा भरोसा है, वो खुद ही अपने लिए लड़की ढूंढ लेगा। वो भी ऐसी लड़की जो उसे प्रोटेक्ट करे और किसी को भी एक बार में मार गिराने की ताकत हो उसमें, बिल्कुल अश्वत्थ की तरह। इतना कहकर वो भी हंसने लगा, तो आर्यन ने अपना मुंह फुला लिया। तभी वहां पर अश्वत्थ और अनन्या आ गए। अनन्या को देखते ही आर्यन सबकी शिकायत करते हुए बोला, बेब मॉम, देखो ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर अनन्या अपनी आंखें छोटी करके सबको देखने लगी। फिर आर्यन के पास बैठकर बोली, बेबी देवर, चिंता मत करो, जब इस घर में हमारा राज होगा तब हम इन्हें अपना नौकर बनाकर रखेंगे। ये सुनकर आर्यन खुश हो गया, पर उन चारों बॉयज के मुंह में तो खाना ही अटक गया। वहीं दूसरी तरफ एक घने जंगल के अंदर कई सारे काले कपड़े पहने लोग गन लेकर खड़े थे, और उन सभी के बीचों बीच एक लड़की अपने हाथों में गन लेकर कुर्सी पर किसी क्वीन की तरह बैठी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही डरावने भाव थे। उस लड़की के सामने ही एक 40 साल का आदमी घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज आज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उस आदमी के चिल्लाने से आज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बिना वक्त गवाए उस आदमी को गोली मार दी, फिर डरावनी मुस्कान के साथ बोली, आज कभी भी गद्दारों को माफ नहीं करती,
और कोई भी मुझे डराने की या दबाने की कोशिश करेगा तो उसे सिर्फ मौत ही मिलेगी। उसके इतना कहते ही एक आदमी आकर उससे बोला, अर्शी हमें अब चलना चाहिए। उसके इतना कहते ही अर्शी जिसे वो आदमी आज कह रहा था वो वहां से चली गई। ये है अर्शी जिसे लोग आज के नाम से जानते हैं। अर्शी की इस दूसरी पहचान यानी आज से पूरी दुनिया डरती है क्योंकि वो एक हॉटलेस लड़की है। खासकर गलत काम करने वाले लोग ज्यादा डरते हैं। अर्शी इस वक्त एक होटल के रूम में खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस एकटक अपनी काली और गहरी आंखों से चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अनकहा सा दर्द और कई सारे राज नजर आ रहे थे। तभी अर्शी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो अर्शी बिना मुड़े ही बिना किसी भाव से बोली, कनु गो। इतना कहकर वो फिर से चांद को देखने लगी। वही उसके कहने पर भी कनु यानी कनिका, अर्शी की बड़ी बहन वहां से नहीं गई। उसने परेशान होकर अर्शी से कहा, अर्शी कब तक तुम ऐसे ही अकेले रहोगी, कब तक तुम ऐसे पत्थर दिल बनकर घूमोगी। बाहर निकलो, दुनिया देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर अर्शी एविल स्माइल करके बोली, हमें अकेले रहने का शौक कहाँ था दी, ये तो हमारे किसी चाहने वाले का दिया तोहफा है जिसे अब तक मैंने संभाल कर रखा है। खुदा और ये कायनात गवाह होगा उस दिन का जिस दिन हम उसे ये तोहफा सूद समेत वापस करेंगे। इतना कहने के बाद अर्शी के चेहरे पर डेंजरस भाव आ गए। कुछ देर चांद को देखने के बाद वो वहां से चली गई। उसके जाते ही कनिका आसमान की तरफ देखते हुए निराश होकर बोली, गॉड इस बदले में कहीं अर्शी खुद को न खत्म कर ले, काश कोई उसकी जिंदगी में आए जिसके लिए अर्शी जीना सीखे और वो इंसान मेरी बहन को पहले की तरह हंसना सिखा दे। इतना कहते ही उसने अपने आंखों में आए आंसू को पोंछा और फिर वो भी वहां से चली गई। वही आर्यन और अनन्या डिनर के बाद आर्यन के रूम में थे। पिछले 1 घंटे से वो दोनों पता नहीं रूम के अंदर क्या खिचड़ी पका रहे थे और उन्होंने रूम का डोर भी अंदर से बंद कर लिया था। आर्यन बेड पर बैठ के अपने फोन को अनन्या को दिखाते हुए बोला, बेब ये देखो, ये सबसे अच्छी है। अनन्या भी आर्यन के फोन को गौर से देखने लगी जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। वो लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनन्या उस तस्वीर को देखकर खुश होकर बोली, ये तो अंश भाई के लिए बिल्कुल सही है और कपड़े देखकर तो लगता है अमीर भी है। उसकी हाँ में हाँ मिलाकर आर्यन भी बोला, यस बेब वो बहुत अमीर है, चलिए इनकी डेट फिक्स करते हैं, मैं इस लड़की को कल मिलने को बोल देता हूँ। इतना कहकर उसने उस लड़की को मिलने के लिए मैसेज कर दिया और फिर एविल स्माइल करने लगा। अनन्या आर्यन के कंधे को थपथपाते हुए बोली, अंश अंकल को अब हमें किसी तरह उस डेट वाली जगह पर पहुंचाना होगा, फिर उसके बाद हमें बाकियों से भी बदला लेना है। उसकी बात सुनकर आर्यन ने अपना सर हिला दिया। आर्यन और अनन्या ने अंश से बदला लेने के लिए उसके लिए शादी.com से एक लड़की पसंद कर ली। यही नहीं, उन दोनों ने तो उसकी डेट भी फिक्स कर दी। इन सबसे अनजान अंश घोड़े बेचकर अपने रूम में सो रहा है। बेचारे को तो पता ही नहीं था कि उसके भाई ने और उसकी होने वाली भाभी ने मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। वही अहम और अगस्त आर्यन के रूम के बाहर खड़े थे क्योंकि वो दोनों ही आर्यन और अनन्या की शैतानियों से वाकिफ थे। अगस्त दरवाजे को घूरते हुए बोला, पता नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि ये दोनों कुछ बड़ा करने वाले हैं। उसकी हाँ में हाँ मिलते हुए अहम भी बोला, नजर रखना पड़ेगा इन पर, दोनों बड़ी हो चालू चीज है। इतना कहकर फिर दोनों वहां से चले गए। वही आर्यन से कुछ देर बात करके अनन्या अपने रूम की तरफ जाने लगी, पर वो गलती से अश्वत्थ के रूम में पहुंच गई। अनन्या जैसे ही रूम में आई वो तुरंत बेड पर कूद गई। अश्वत्थ जो बेड पर बैठ के एक बुक पढ़ रहा था वो अनन्या को अपने रूम में देखकर हैरान हो गया। उसने अपने चश्मे को उतार के अनन्या से पूछा, तुम अपने रूम में नहीं गई? अश्वत्थ ने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अनन्या ने ही उसे कहा था कि वो आज अकेले सोना चाहती है। वही अश्वत्थ की आवाज सुनकर अनन्या ने उसे हैरान होकर देखते हुए कहा, मॉन्स्टर आप मेरे रूम में क्यों हो? क्या आपको मेरी याद आ रही थी या फिर आपको अकेले सोने में डर लग रहा था? ये सुनकर अश्वत्थ ने अपना सर न में हिला दिया कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फिर उसने अनन्या को इग्नोर किया और अपनी बुक पढ़ने लगा। वही अश्वत्थ के हाथ में बुक देकर अनन्या का मुंह बन गया क्योंकि उसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर फिर भी अपनी आदत से मजबूर अनन्या अपनी जगह से उठकर अश्वत्थ की बुक में झांकने लगी। अनन्या इस वक्त अश्वत्थ के बेहद करीब थी जिस कारण अश्वत्थ के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने अनजाने में ही अपने हाथ को अपने सीने पर रख लिया और अपने दिल को शांत करने लगा। वही अश्वत्थ की हालत से बेखबर अनन्या उसके और करीब आ गई। तो अश्वत्थ से अब रहा नहीं गया तो उसने अनन्या को पलटकर बेड पर अपने नीचे दबा दिया और उसके होठों पर अपने सख्त मगर ठंडे होठ रख दिए। उसकी इस हरकत से अनन्या पहले तो हैरान हो गई मगर बाद में वो भी उसे किस करने लगी। अश्वत्थ काफी प्यार से अनन्या को किस कर रहा था और साथ में वो उसके बालों को भी सहला रहा था। ये महसूस कर अनन्या भी अपने एक हाथ से अश्वत्थ के बालों को सहलाने लगी। अश्वत्थ के हाथ अब धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगे। उसने अपने हाथ को अनन्या के कमर पर ले जाकर रोक दिए तो अनन्या ने भी अपने हाथ अश्वत्थ के कमर पर रख दिए।
वही अश्वत्थ को जब एहसास हुआ कि ये छोटी लड़की उसकी नकल उतार रही है, तो वो एकदम से अनन्या से दूर हो गया। फिर कुछ देर उसे घूरने के बाद उसने अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके कहा, ये तुम क्या कर रही हो? उसकी तरफ देखते हुए अनन्या ने कहा, मैं आपसे प्यार करना सीख रही हूं ताकि हमारे जल्दी बच्चे हो। इतना कहकर वो खुश हो गई, पर उसकी बात सुनकर अश्वत्थ की आंखें फैल गई। उसने थोड़ा सख्त आवाज में कहा, अनन्या, बच्चों को रात में जागना नहीं चाहिए, अब सो जाओ। पर अनन्या कहा अश्वत्थ की बात सुनने वही थी। वो एकदम से अश्वत्थ के ऊपर बैठ के बोली, मॉन्स्टर, चलो आज साथ में सोते हैं, फिर हमने भी प्यारे प्यारे लिटिल मॉन्स्टर बेबी होंगे, टीयर्स ऑफ जॉय। इतना कहकर वो हंसने लगी, पर ये सब कहते वक्त उसकी आंखों में एक चमक भी थी जिसे अश्वत्थ साफ देख पा रहा था, और उसे अब अनन्या के इरादों से भी डर लग रहा था। अश्वत्थ ने तुरंत अनन्या को अपने बगल में लिटाते हुए सख्त भाव से कहा, सो जाओ। पर अनन्या नहीं सोई, वो घूर के अश्वत्थ को देखने लगी। फिर अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर अश्वत्थ के भाव बदल गए। उसे अपने अंदर कुछ चुभता हुआ महसूस होने लगा। तो फिर उसने अनन्या के आंसू को पोंछकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, ये दिल जो कभी नहीं डरा, वो तुम्हारे इन आंसुओं और दूर जाने के ख्याल से ही डरने लगा है, इसलिए इन्हें मत बहाओ। पता नहीं, पर अश्वत्थ को अनन्या के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी बात सुनकर अनन्या रोते हुए बोली, तो आप ही तो रुला रहे हो, एक बेबी ही तो मांगा है। फिर से बच्चे की बात सुनकर अश्वत्थ ने गहरी सांस लेकर पूछा, क्या करोगी बच्चे का? तो अनन्या एकदम से खुश होकर बोली, मैं उसे सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी बेबी है। उसकी बकवास सुनकर अश्वत्थ उसे घूरने लगा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो डेविल स्माइल करके अनन्या से बोला, ग्रीडी गर्ल, सोच लो अगर बेबी आ गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम गरीब रह जाओगी। ये सुनकर अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये सब मेरा है, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। इतना कहते ही वो अश्वत्थ से चिपक गई, तो अश्वत्थ को खुद पर गर्व होने लगा। कुछ देर तक अनन्या बड़बड़ाती रही, पर फिर वो भी सो गई और अश्वत्थ भी। ये पहली बार था जब अश्वत्थ इतनी आसानी से सोया था। अगली सुबह आर्यन और अनन्या सुबह सुबह ही चिल्लाने लगे कि दोनों को घूमने जाना है, वो 5 स्टार होटल में, पर अंश के साथ। उनकी अजीब सी ख्वाहिश को सुनकर सभी को बहुत ही अजीब लगा, पर किसी ने ज्यादा इस बारे में नहीं सोचा। वही अश्वत्थ जैसे ही नीचे आया, अहम ने उसे सब कुछ बता दिया। तो अश्वत्थ अपनी सर्द आवाज में मना करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनकर अनन्या रोनी सूरत बनाकर बोली, हनी, आप मुझसे प्यार नहीं करते। उसके मुंह से हनी सुनकर अश्वत्थ का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो उसके मोह जाल में फांस गया। फिर उसने अंश को देखकर ऑर्डर दिया, तुम दोनों के साथ जाओ और ध्यान रखना। इतना कहकर अश्वत्थ ऑफिस चला गया, पर आज उसके चेहरे पर एक चमक थी, क्योंकि अनन्या ने उसे हनी जो कहा था। कुछ वक्त बाद आर्यन, अनन्या और अंश होटल पहुंच गए। वही अर्शी भी उसी होटल में थी। अर्शी इस वक्त नहाकर वॉशरूम से निकली थी। उसने इस वक्त अपने शरीर पर एक टॉवल को लपेट रखा था, जिस कारण उसके गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे। अर्शी इस वक्त किसी ताजे खिले हुए फूल की तरह लग रही थी। जो भी उसे इस वक्त देख लेता, वो पक्का अपने होश गंवा बैठता। वॉशरूम से निकलकर अर्शी अपने बालों को सुखाने लगी, जो को गीले थे। वही आर्यन ने गलती से डेट के लिए एक स्वीट रूम बुक कर लिया था। आर्यन ने धीरे से अनन्या से कहा, बेब, आप अंश को उस रूम में छोड़ आओ, तब तक मैं दूसरे रूम में आपका इंतजार कर रहा हूँ, फिर हम साथ में वीडियो गेम खेलेंगे। उसकी बात सुनकर अनन्या ने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया और अंश को लेके चली गई। उन दोनों के जाने के बाद आर्यन अपने बुक करे दूसरे रूम की तरफ जाने लगा। वो जैसे ही 8 फ्लोर पर लिफ्ट से उतरा, उसने कार्ड में अपना रूम नंबर देखना जरूरी भी नहीं समझा, बल्कि वही खड़े होकर सभी रूम के दरवाजे को देखकर काउंट करने लगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, हाँ यही रूम मेरा है, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं होता। इतना कहते ही वो बेधड़क उस रूम में घुस गया। इस अंदर जाके सीधा शीशे के सामने खड़ा हो गया। खुद को शीशे में देखते हुए आर्यन शर्मा कर बोला, हाय मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी खूबसूरती को नजर न लगे। इतना कहने के बाद वो कुछ सोचकर अपने चेहरे को छूते हुए बड़े ही घमंड से आगे बोला, अच्छा हुआ जो मैंने शीशा देख लिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि आज भी दुनिया में मेरे जैसे मासूम और प्यारे लोग हैं। ओह, कहीं ये मासूम चेहरा देखकर कोई मुझसे प्यार न करने लगे। वही आर्यन इस बात से अनजान था कि एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि अर्शी ही थी, जो सोफे पर बैठी आर्यन की हरकतों को देख रही थी। अर्शी ने अभी भी टॉवल ही पहना हुआ था, क्योंकि उसने ये पूरा फ्लो ही बुक कर लिया था और उसे पता था कि कोई भी उसकी परमिशन के बिना यहाँ नहीं आएगा। पर बेचारी को ये नहीं पता था कि आर्यन को कहीं भी जाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। वही आर्यन जैसे ही पलटा, वो अर्शी को सोफे और बैठा देख एकदम से चौंक गया। मगर फिर वो अर्शी को घूरने लगा तो अर्शी ने वही पास में रखी अपनी गन को उठाकर आर्यन के ऊपर तानते हुए सर्द आवाज में बोली, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मेरे दुश्मनी ने भेजा है? मेरी तरफ देखकर जवाब दो।
पर आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो शर्माते हुए जमीन को घूरने लगा। ये देखकर अर्शी का चेहरा सख्त हो गया। उसने आर्यन से एक बार फिर से कहा, मुझे देखो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। उसकी धमकी सुनकर आर्यन डर जरूर गया था, मगर फिर भी वो शर्माते हुए बोला, वो भाई ने कहा था, किसी गर्ल को ऐसे देखना पाप है। पर तुम कहती हो तो देख लेता हूँ। इतना कहकर वो अर्शी को देखने लगा। फिर वो उसे देखते हुए बोला, वैसे तुम्हें शेम शेम बनकर नहीं घूमना चाहिए। देखो तुम्हारा टॉवल गिर रहा है, रुको मैं सही करता हूँ। इतना कहकर उसने अर्शी के टॉवल को थोड़ा ऊपर कर दिया, जो अर्शी के सीने से नीचे खिसक रहा था। वहीं आर्यन के हाथों को अपने शरीर पर महसूस कर अर्शी अपनी जगह पर जम गई। आर्यन की छुअन से अर्शी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया, क्योंकि आर्यन के करीब होने से उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी जो उसने आज तक महसूस नहीं की। वहीं आर्यन बड़े ही आराम से अर्शी के टॉवल को सही कर रहा था। टॉवल को सही करने के बाद आर्यन अर्शी को देखकर खुश होकर बोला, ये लो मैंने सही कर दिया, लगता है तुमने पहली बार टॉवल को पहला है। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। इतना कहकर वो अपने दांत दिखाने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर अर्शी ने बिना किसी भाव के अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की। आर्यन ने अर्शी के गुस्से पर ध्यान नहीं दिया और उसके गर्दन को छूते हुए मासूमियत से बोला, मैंने तो ऐसे छुआ था, क्या तुमने देखा नहीं? कोई बात नहीं, अब देख लो। इतना कहकर वो फिर से टॉवल को उस जगह पर छूने लगा जहां उसने पहले छुआ था। उसकी इस हरकत से अर्शी ने उसका हाथ पकड़कर कसके मोड़ दिया और फिर उसे सोफे पर धक्का देकर गुस्से से बोली, कौन हो तुम? मैं ये आखिरी बार पूछ रही हूँ। सोफे पर गिरते ही आर्यन को गुस्सा आ गया, मगर जैसे ही उसने अर्शी की ठंडी आवाज सुनी तो उसके दिल ने जैसे गिटार बजने लगे। उसके मन में अचानक एक गाना बजने लगा, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वो अभी अपने ख्यालों में खोया ही था कि तभी अर्शी ने उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। उसके खींचने से आर्यन संभल नहीं पाया और जमीन पर गिरने लगा। गिरने के डर से उसने अर्शी को पकड़ना चाहा, पर गलती से उसने अर्शी के टॉवल को पकड़कर खींच लिया और फिर जमीन पर गिरते ही वो बेशर्मों की तरह अर्शी को घूरने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अर्शी को भी कुछ पता नहीं चला। पर जब उसे एहसास हुआ कि उसका टॉवल उसके शरीर से अलग हो चुका है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसने गुस्से से आर्यन को देखा, पर उसका गुस्सा ये देखकर और बढ़ गया कि आर्यन उसे बेशर्मों की तरह घूर रहा था। अर्शी ने तुरंत रिएक्ट किया और बेड से चादर उठाकर उसे खुद के शरीर पर लपेट लिया। ये देखकर आर्यन अनजाने में ही बोला, अरे इसे क्यों लपेट लिया, अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर तो अर्शी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अच्छे से चादर को लपेटकर आर्यन पर हमला कर लिया, पर आर्यन भी तेज था। वो तुरंत उछालकर बेड पर चढ़ गया और अर्शी को चिढ़ाते हुए बोला, 10 पर दुपा आर्यन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। गैंगस्टर, आओ आओ पकड़ो मुझे। इतना कहकर वो बेड के कोने की तरफ जाने लगा तो अर्शी भी उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपने करीब आता देखकर आर्यन बेड के दूसरी तरफ जाने लगा। तभी उसका पैर मुड़ गया और वो अर्शी के ऊपर ही बेड पर गिर गया। अनजाने में ही दोनों के होठ आपस में मिल गए, जिस कारण दोनों की ही धड़कनें बढ़ने लगी। आर्यन तो अर्शी में पूरा ही खो गया था। उसका दिल अर्शी को देखकर जोर जोर से गा रहा था, जरा जरा बेहकता है महकता, आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासा हूं, मुझे भर ले अपनी बाहों में। आर्यन को पता ही नहीं चला कि कब वो अर्शी को किस करने लगा। उसकी किस से अर्शी अपनी जगह पर जम गई, क्योंकि पहली बार वो किसी लड़के के इतने करीब थी और वो लड़का उसे किस कर रहा था। तभी अचानक रूम में अर्शी की बहन कनिका आ गई। कनिका अंदर आते ही बोली, अर्शी वो आह। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर अर्शी होश में आई और उसने तुरंत आर्यन को अपने ऊपर से हटा दिया और खुद खड़ी होकर उसे गुस्से से घूरने लगी। ये देख आर्यन अचानक रोने लगा। वो रोते हुए अपने होठों पर हाथ रख के बोला, गैंगस्टर तुमने मेरी पहली किस चुरा ली, मैं अब भाई को कान सा मुंह दिखाऊंगा। तुमने मुझे जबरदस्ती किस किया, मैं सबको बताऊंगा। उसके झूठे इल्जाम को सुनकर अर्शी का चेहरा काला पड़ गया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही कनिका अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरान होकर बोली, अर्शी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो तुम्हें पत्थर दिल लड़की समझती थी, पर तुम एक प्ले गर्ल कैसे बन गई। यही नहीं, तुम रूम में एक लड़के का रेप भी कर रही हो, तुम्हें शर्मानी चाहिए। फिर वो अर्शी को ऊपर से नीचे तक अपनी शक भरी नजरों से देखते हुए आगे बोली, ये तुमने चादर क्यों लपेट रखा है, बोलो। कनिका की बात सुनकर आर्यन चुप हो गया और फिर अचानक ही बोला, वो गैंगस्टर का टॉवल मैंने निकाल दिया था, इसलिए उसने चादर लपेट ली। इतना कहकर वो शर्माने लगा। कनिका ने जैसे ही आर्यन की बात सुनी, वो अपनी जगह पर जम गई, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्थर दिल और डेंजरस बहन ने इसी हरकत की है। कनिका अपनी सोच में गुम थी कि तभी अर्शी सर्द आवाज में बोली, गेट आउट। उसकी सर्द आवाज सुनकर डरते हुए कनिका जल्दी से बोली, मैं एक डेट पर जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर वो तुरंत भाग गई। उसके जाते ही अर्शी ने सख्त आवाज में आर्यन से कहा, मैं बताती हूँ कि जबरदस्ती किसे कहते हैं। वही दूसरी तरफ
होटल के बाहर कई सारे लोग खड़े थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग यहाँ किसी को मारने आए हैं। उन सब लोगों में से एक आदमी जो उन सब का बॉस था, वो बोला, यही वो होटल है, वो अभी यही है, हम उसे मार के यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं, मैंने सुना है कि वो यहाँ अकेला है। चलो सभी लोग जल्दी से होटल में फैल जाओ। उसके इतना कहते ही सभी आदमी लोग होटल के अंदर चले गए। वही अंश और अनन्या जैसे ही बुक किए हुए रूम में पहुंचे तो दोनों हैरान हो गए। अंश पूरे रूम को देखकर आर्यन को कोसते हुए बोला, ये क्या है? उस आर्यन को क्या ये स्वीट रूम घूमना था? वो अभी इतना ही बोला था कि अनन्या, जो अपना मुंह खोले रूम को देख रही थी, उसने एक जोरदार मुक्का अंश को जड़ दिया। फिर अपनी कमर पर हाथ रख के गुस्से से बोली, मेरे बेबी देवर के बारे में कुछ भी मत कहिए, वरना मैं आपको बेच दूंगी। इतना कहते ही उसकी आंखें चमकने लगी। वो फिर अपने हाथों को मसलते हुए आगे बोली, फिर मुझे कितने सारे पैसे मिलेंगे, फिर मैं और आर्यन मिलकर उन पैसों से शॉपिंग करेंगे, चॉकलेट खाएंगे, कितना मजा आएगा फिर। उसकी बातें सुनकर बेचारे अंश को अब डर लग रहा था। वो मन में बोला, कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी, हे भगवान प्लीज मुझे बचा लो। उसने इतना ही कहा था कि तभी उस रूम में एक सुंदर सी लड़की एंटर करती है। उस लड़की को देखकर अनन्या तुरंत वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही कनिका, जो अंश को घूर रही थी, वो खुश होकर बोली, तुम तो फोटो से भी ज्यादा हैंडसम हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि फाइनली अब मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड है। उसकी बात सुनकर अंश शॉक हो गया। फिर वो अपने आसपास देखते हुए कंफ्यूज होकर बोला, कौन बॉयफ्रेंड? तुम किसकी बात कर रही हो? इतना कहने के बाद वो कनिका को घूरने लगा। अंश का चेहरा इस वक्त सख्त था क्योंकि वो अजनबी के सामने ऐसे ही रहता है, और कनिका उसके लिए एक अजनबी ही थी। वही अंश को यूं कंफ्यूज देखकर कनिका मुंह बनाकर बोली, तुम अनजान क्यों बन रहे हो अंश बेबी, तुम ही तो मेरे बॉयफ्रेंड हो जिससे कल रात मैंने बात की थी, और हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी बने थे। ये सुन अंश अपनी जगह पर जम गया। फिर वो थोड़े गुस्से से बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, और नहीं मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, समझी? इतना कहकर वो रूम से बाहर जाने लगा। तो कनिका उसे रोकते हुए अपनी कमर पर हाथ रख के बोली, एक मिनट, तुम ऐसे नहीं जा सकते। इतना कहने के बाद उसने अपने फोन में अंश को कुछ दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये हमारी कल की चैट है, जो तुमने मेरे साथ की थी, और अब तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। इतना कहने के बाद वो गुस्से से अंश को देखने लगी। वही अंश, वो अपनी आंखें फाड़े उस चैट को देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सारे चैट उसके फोन से ही हुए हैं। चैट को पढ़ते हुए अचानक अंश बोला, 80 लाख। ये सुनकर कनिका गुस्से से बोली, हाँ, इस डेट के लिए और मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तुमने मुझसे पूरे 80 लाख लिए हैं। अंश तो एकदम स्पीचलेस हो गया क्योंकि उसके पास बोलने के लिए अब कुछ भी नहीं था। वही अश्वथ के ऑफिस में, अश्वथ अपने कैबिन में बात कर काम कर रहा था, और अहम, अगस्त, वेद अपना सारा काम छोड़कर सोफे पर बैठे अश्वथ को घूर रहे थे। अहम से जब रहा नहीं गया तो वो अश्वथ से बोला, बॉस, आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं ये जानते हुए कि आर्यन का बाहर रहना किसी के लिए भी सेफ नहीं है? वेद भी अहम की हाँ में हाँ मिलाकर अश्वथ से बोला, भाई, अहम सही कह रहा है, आर्यन को हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, भाई अगर आप कहे तो क्या मैं होटल जाऊं? अश्वथ के ऊपर तो जैसे किसी की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था, वो अभी भी बस अपना काम कर रहा था। ये देख अगस्त चिढ़ते हुए अश्वथ के पास गया और फिर उसके हाथ से फाइल छीनते हुए बोला, सोना, हम कुछ बोल रहे हैं, हमें दुनिया वालों को तुम्हारे उस शैतान भाई से बचाना चाहिए और तुम हो कि अपने काम में लगे हो। अल्पविराम, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि आर्यन को ऐसे खुलेआम नहीं छोड़ा जा सकता था क्योंकि वो एक शैतान है और अब तो उसके साथ दूसरी शैतान भी है। उसकी बात से इरिटेट होकर अश्वथ उसे गुस्से से घूरने लगा। तो अगस्त डरते हुए बोला, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, इसलिए मुझे आंखें मत सिखाओ, क्योंकि आंखें दिखाना मुझे भी आता है, समझे? इतना कहकर वो भी अश्वथ को घूरने लगा। अगस्त, वेद और अहम, ये तीनों ही जब से ऑफिस आए हैं, इनका मन किसी काम में लग ही नहीं रहा, क्योंकि इन तीनों का सारा ध्यान तो आर्यन पर था। वो इसलिए क्योंकि इन तीनों को ही डर है कि आर्यन बाहर जाके किसी न किसी को जरूर परेशान करेगा, और अब तो उसके साथ अनन्या भी थी, इसलिए वो तीनों और भी ज्यादा परेशान थे। अश्वथ उन तीनों को देखकर गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से। वही अनन्या रूम से निकलने के बाद होटल में ही घूमने लगी, क्योंकि बेचारी को पता नहीं था कि उसे किस रूम में जाना है। अनन्या जाकर एक गलियारे में खड़ी हो गई, और वो भी आर्यन की ही तरह हर रूम के दरवाजे को घूरे हुए बोलने लगी, अक्कड़ बक्कड़ बाम्बे बोल 80-90 पूरे 100। इतना कहते ही अनन्या खुश कर बोली, यही रूम है जहां आर्यन मेरा इंतजार कर रहा होगा। इतना कहते ही वो दौड़ते हुए सीधा उस रूम में घुस गई। रूम में पहुंचते ही उसकी नजर सामने टेबल पर रखे बैग पर पड़ी, जिसके अंदर ढेर सारा पैसा था। ये देखकर अनन्या की आंखें लालच से चमकने लगी। वो तुरंत जाकर उस बैग को पकड़कर किस करते हुए बोली, हाय, पैसा पैसा। इतना कहकर उसने ढेर सारा पैसा उस बैग से निकालकर बेड पर फेंक दिया। फिर बेड पर लेटते हुए हंसकर बोली, बस यही तो सपना है कि मैं पैसे पर सोऊं, बैठो और नहाओ, लगता है अब मेरा सपना पूरा होगा।
वही अनन्या इस बात से बेखबर थी कि दो जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। अनन्या इस वक्त बेड पर बैठी थी, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, मगर उसकी नजर अभी अभी उस बैग पर थी जिसमें पैसे रखे थे। ये देखकर सोफे पर बैठे दोनों आदमी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनमें से एक आदमी अनन्या को घूरते हुए बोला, ओ ए लड़की, तुम ये कैसे आई? क्या तुम कोई जासूस हो या फिर कोई पुलिस वाली? उस आदमी ने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि वो दोनों आदमी ही एक स्मगलर थे जो ड्रग्स का धंधा करते थे, और आज वो लोग यहाँ एक बहुत बड़ी डील के लिए आए थे। वही उस आदमी का सवाल सुनकर अनन्या अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाने लगी। फिर कुछ सोचकर डरते हुए बोली, मैं अगर आपके सवाल का जवाब दूंगी तो क्या आप मुझे ये पैसे दोगे? इतना कहकर वो पैसों से भरे बैग की तरफ इशारा करने लगी। उसकी बात सुनकर पहला आदमी बोला, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, और तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम कोई गरीब हो जिसे पैसे की जरूरत पड़े। इतना कहने के बाद वो अपने साथी से आगे बोला, पीटर, हम इस लड़की को ऐसे नहीं जाने दे सकते, वरना ये सबको हमारे बारे में बता देगी। उसकी हाँ में हाँ मिलते हुए पीटर अनन्या को देखते हुए अपनी आंखें छोटी करके बोला, डैनी, तुम सही कह रहे हो, शकल से तो ये लड़की भोली लग रही है, पर अक्सर भोले लोग ही खतरनाक होते हैं। ये सुन डैनी भी अनन्या के भोले चेहरे को देखने लगा, जिसकी नजर अभी भी सिर्फ पैसों पर थी। वही अनन्या उन पैसों को देखकर मन में बोली, लगता है ये लोग काफी अमीर हैं, इतने अमीर तो शायद मॉन्स्टर भी नहीं है। अगर होते तो मुझे जरूर पता चल जाता। ये सब सोचने के बाद वो पीटर को बड़ी ही उम्मीद से देखते हुए बोली, अंकल, क्या आप लोग अमीर हो? प्लीज मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। ये सुनकर पीटर और डैनी हैरान हो गए, मगर फिर पीटर अपनी गन निकालकर अनन्या को डराते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप, वरना गोली सीधा तेरे भेजे में उतार दूंगा। पीटर के डराने से अनन्या डरी तो नहीं, पर उल्टा उसी से सवाल करते हुए बोली, अंकल, वैसे क्या ये असली गन है? अगर मैं इसे बेच दूं तो कितने पैसे मिलेंगे? उसका सवाल सुनकर पीटर ने अपने बाल नोच लिए। वो चिल्लाए हुए बोला, मुझे भी पैसे पसंद है, पर तुम तो हमसे भी ज्यादा लालची हो, तुम्हें देखकर लगता है कि वक्त आने पर तुम पैसों के लिए किसी को भी बेच सकती हो। उसके इतना कहते ही अनन्या उसे घूरते हुए बोली, कब से मुझ पर और मेरे बेबी देवर पर नजर रख रहे हो तुम लोग? वरना तुम्हें कैसे पता चला कि हमने मिलकर अंश अंकल को उनकी ही होने वाली बीवी को बेच दिया है? उसके ये कहते ही पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी डैनी हंसते हुए पीटर से बोला, ये बड़ी खतरनाक है, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो वरना दिक्कत हो जाएगी। वो बोला ही था कि तभी उस रूम में एक 22 साल की लड़की आई, जिसने ब्लैक कलर का पैंट, टी शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ था। उस लड़की की प्रेजेंस इतनी डरावनी थी कि पीटर और डैनी के पसीने निकलने लगे। पीटर जल्दी ही अपनी जगह से खड़े होकर उस लड़की के सामने सर झुकाते हुए बोला, वेलकम, आज हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आइए बैठिए। उसके इतना कहते ही अर्शी अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर पूरे कमरे को अपनी सख्त नजरों से स्कैन करने लगी। तभी उसकी नजर अनन्या पर पड़ी, उसे देखकर अर्शी के माथे पर बल पड़ गए। तो डैनी जल्दी से अर्शी को समझाते हुए बोला, आज वो ये लड़की पता नहीं कहां से आ गई, इसने हमारे पैसे भी हड़पने की कोशिश की। इतना कहते ही डैनी अर्शी के पीछे देखने लगा, जहां आर्यन को पकड़े दो लोग खड़े थे, आर्यन के भी हाथ बंधे हुए थे। ये देख डैनी ने अर्शी से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। वो बस सर झुकाकर खड़ा रहा। तो अर्शी उसके बगल से निकलकर जाके सोफे पर किसी क्वीन की तरह बैठ गई, और फिर अपनी सर्द आवाज में बोली, क्या अब हम शुरू करें? उसकी सर्द आवाज सुनकर रूम में मौजूद सभी लोग डर गए, पर आर्यन और अनन्या को तो अश्वत्थ की याद आ गई, क्योंकि वो भी ऐसे ही बिहेव करता था। अश्वत्थ को याद करते करते आर्यन भी रूम के अंदर आ गया, मगर जैसे ही उसने अनन्या को देखा, वो उछलते हुए बेड पर बैठ के चिल्लाया, बेब मॉम, आप यहाँ पर? क्या आपको पता था कि मैं ये पर आने वाला हूँ, इसलिए ही आप यहाँ आ गई? आर्यन को अचानक अपने सामने देखकर अनन्या की भी आंखें चमकने लगी। वो आर्यन के करीब खिसकते हुए बोली, बेबी देवर, वो आपको पता है ये बहुत पैसा है। इतना कहकर वो पैसों से भरे बैग की तरफ इशारा करने लगी। वही आर्यन ने जैसे ही उन पैसों को देखा, उसके मुंह से लार निकलने लगी। ये देख अर्शी मन में बोली, तो ये इसका देवर है, पर दोनों ही लालची है, देखकर लगता है कि शायद पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अर्शी ये इसलिए बोल रही थी क्योंकि आर्यन पूरे टाइम उससे बस पैसों के बारे में ही पूछ रहा था। अर्शी ने फिर अपने सर को झटका और पीटर को देखने लगी। तो पीटर अर्शी से बोला, आज हमारे पास कई तरह के ड्रग्स है, आपको कौन सा चाहिए? देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ, हमने अभी एक डील की थी जिसमें क्लाइंट ने हमें 1 करोड़ दिए हैं, इसलिए आपको भी 1 करोड़ या उससे ज्यादा ही देने होंगे। ये सुनकर अर्शी डेविल स्माइल करके बोली, आज हमेशा सही रेट ही लगती है, फिर वो चाहे जो हो। इतना कहकर वो अपने लोगों को देखने लगी जो दरवाजे के पास खड़े थे। तभी डैनी ने अपना एक दूसरा बैग निकलकर अर्शी के सामने रख दिया, जिसमें ढेर सारा ड्रग्स था। उस ड्रग्स को देखते हुए डैनी खुश होकर बोला, आज आपको ऐसा माल और कहीं नहीं मिलेगा। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसकी दर्द भरी चीख पूरे रूम में गूंजने लगी।
और अगले ही पल डैनी खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि अर्शी ने उसके माथे पर गोली मार दी थी। ये देख पीटर चिल्लाते हुए बोला, ये क्या किया? इतना कहकर वो भी अपनी गन निकलने लगा, पर वो गन निकाल पता उससे पहले ही अर्शी ने उसे भी मार दिया। और फिर इविल स्माइल करके बोली, आज को गलत काम और गलत लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी को लगता है कि आज एक गैंगस्टर है जो गलत काम करती है, पर किसी को ये नहीं पता कि वो लोगों की नजरों में बिना आए सही काम करती थी और गलत करने वालों को मार देती थी। वही गोली के चलते ही आर्यन और अनन्या ने एक दूसरे को पकड़ लिया। तभी आर्यन डरते हुए बोला, बेब अपनी जीडी गन से पटके दगा रही है, ऐसे पटके भाई भी मुझे दिवाली पर देते हैं। वही जीडी सुनकर अनन्या ने परेशान होकर पूछा, ये जीडी क्या है? तो आर्यन शर्माते हुए बोला, भाई कहते हैं जो हमें किस करता है हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो गैंगस्टर ने मुझे किस किया, फिर भी मैं अपना दिल बड़ा करके इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो ये आपकी गैंगस्टर देवरानी हुई ना, मतलब जीडी। वही दोनों की बातें सुनकर अर्शी उन्हें घूरने लगी। वही अर्शी का पीए जो ये सब कुछ देख रहा था, उसने अपना गला साफ करते हुए उससे पूछा, बॉस इन दोनों का क्या करना है? इतना कह वो और अर्शी दोनों ही आर्यन और अनन्या को घूरने लगे। वही दूसरी तरफ अश्वथ वेद के साथ मीटिंग रूम में जा ही रहा था कि तभी अहम उसके पास भाग कर आया और हाफते हुए बोला, बॉस हमारे दुश्मनों को आर्यन के बारे में पता चल गया है कि वो इस वक्त होटल में है, शायद वो सब होटल पहुंच भी गए हैं। ये सुनकर कि आर्यन की जन खतरे में है, अश्वथ का चेहरा डार्क हो गया। वो तुरंत भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। वही वेद ने अहम से पूछा, अंश भी तो साथ है, जल्दी उसे कॉल करो। तो उसकी बात सुनकर अहम परेशान होकर बोला, पता नहीं क्यों उसका कॉल नहीं लग रहा, कहीं वो लोग खतरे में न हो। इतना कहकर वो दोनों भी बाहर चले गए। वही अनन्या की सौतेली माँ लीला जी शॉपिंग पर जा रही थी, वो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी घर की डोर बेल बजी, तो लीला जी ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो हैरान हो गई, खुनकी उनके सामने एक वकील खड़ा था। उस वकील को देखकर लीला जी ने कंफ्यूज होकर पूछा, जी आप कौन और आपको किससे मिलना है? उसकी बात सुनकर वो वकील जो दिखने में लगभग 30 का लग रहा था, उसने अपने गॉगल को सही करते हुए कहा, मिसेज खुराना, मैं यहाँ मिस अनन्या के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उन्हें ओरिजिनल पेपर्स लेने आया हूँ। ये सुनकर लीला जी शॉक हो गई, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि वो हैंडसम सा दिखने वाला लड़का सच में दहेज के लिए कोई वकील भेज देगा। लीला जी ये सब सोच ही रही थी कि तभी रिया ने उनके पास आकर पूछा, मॉम कौन है? वो इतना ही बोली थी कि तभी उसकी नजर उस हैंडसम से वकील पर पड़ी, जो उसे ही इविल स्माइल करके देख रहा था। उसे देखते ही रिया मंत्रमुग्ध हो गई। ये देख वो वकील मन में बोला, वेद ने सही कहा था, इस घर में एक डायन भी है जो अपने चेहरे पर एसेंट पेंट लगाकर घूमती है, बचकर रहना होगा अभिषेक तुझे। इतना कहते ही वो बिना किसी भाव के रिया को घूरने लगा। ये है अभिषेक, अश्वथ का पर्सनल वकील और दोस्त भी, इनका स्वभाव सबसे अलग है, जो इनके साथ जैसा व्यवहार करता है, ये भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। रिया की आवाज सुनकर लीला जी को होश आया, तो वो अभिषेक को देख चिल्लाते हुए बोली, हम किसी अनन्या को नहीं जानते, जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो डोर बंद करने लगी, तो अभिषेक ने एक किक मार के डोर खोलते हुए सर्द आवाज में कहा, तुम नागिनों को प्यार की बोली समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं भी सपेरा हूँ और नागिनों को कैसे वश में करना है ये मुझे अच्छे से आता है। अभिषेक के इस तरह दरवाजे पर किक मारने से लीला जी डर गई। वो खुद को संभाल नहीं पाए और जमीन पर गिर गई। उनके गिरते ही रिया उन्हें उठाते हुए बोली, मॉम मॉम उठिए। इतना कहकर रिया लीला जी को उठाने लगी, पर लीला जी उठ ही नहीं पा रही थी। ये देख अभिषेक इविल स्माइल करके उनका मजाक उड़ाते हुए रिया से बोला, अरे पगली क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? ये नहीं उठने वाली, क्योंकि मेरे जैसे सपेरे को देखते ही बड़ी बड़ी नगीनें जमीन पर रेंगने लगती है, और तुम्हारी माँ तो फिर भी एक छोटी प्रजाति की नागिन है। इतना कहकर वो हंसने लगा, पर उसकी बात सुनकर लीला जी और रिया दोनों को गुस्सा आ गया। रिया अपनी उंगली अभिषेक को दिखाते हुए गुस्से से बोली, हे यू, जबान संभाल कर बात करो समझे, एक तो हमारे ही घर के अंदर खड़े हो, ऊपर से हमारी ही बेइज्जती कर रहे हो। वही अभिषेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे, और ये तो रिया न सिर्फ उससे ऊंची आवाज में बात कर रही थी बल्कि उसे उंगली भी दिखा रही थी। उसके उंगली को देखकर अभिषेक जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक ही उसने रिया की उंगली को मरोड़ते हुए गुस्से से कहा, ओह ना 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 लिटिल नागिन, ऐसे नहीं करते, क्योंकि मुझे कोई उंगली दिखाए ये मुझे पसंद नहीं, और जो भी ऐसी हरकत करता है तो मैं उसकी उंगली हमेशा के लिए तोड़ देता हूँ। उसके इस तरह उंगली मोड़ने से रिया को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया। मगर जैसे ही उसने अभिषेक की बात सुनी तो वो डर गई। उसने तुरंत उससे अपनी उंगली छुड़ाई और 2 कदम दूर हो गई। ये देख अभिषेक अपनी आंखें छोटी करके जोर से बोला, जाओ और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आओ। उसने ये इतनी तेज आवाज में बोला था कि लीला जी और रिया दोनों ही अपनी जगह से उछल गई। लीला जी तो इतनी डर गई कि वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी होकर अंदर भाग गई, और फिर कुछ देर बाद अपने हाथ में पेपर्स लेकर आई
और फिर उसे अभिषेक को देते हुए हकलाकर बोली, ये लो, ये वो पेपर्स है। अभिषेक लीला जी के हाथ से पेपर लेकर पढ़ने लगा। फिर उसने एक सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान देते हुए लीला जी से बड़े ही आदर के साथ कहा, थैंक यू सो मच मिसेस खुराना। आपको नहीं पता कि आपने मुझ कितना बड़ा एहसान किया है, इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इतना कहकर वो अपने हाथ जोड़कर बाहर जाने से पहले बड़े ही संस्कारी तरीके से बोला, नमस्ते आंटी, तो मैं अब चलता हूँ, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ प्लीज जन तक सब कुछ मेरे भाई का नहीं जाए। तब तक मेरी लिटिल बेब का पैसा ज्यादा मत उड़ाएगा, वरना बाद में आप लोगों को बहुत ही दिक्कत हो सकती है। इतना कहते ही वो चला गया। उसके जाते ही लीला जी और रिया होश में आए। वो दोनों ही अभिषेक के बिहेवियर से हैरान थी। लीला जी हैरानी से बोली, ये तो हमसे भी 4 कदम आगे है, इतना तो मौसम भी नहीं बदलता जितने रंग इसने इन कुछ मिनटों में हमें दिखा दिए हैं। रिया ने अपनी मॉम की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अर्शी ने आर्यन और अनन्या को घर छोड़ने के लिए अपने लोगों से कह दिया था, पर वो दोनों है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आर्यन अपना मुंह बनाते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो तुम लोग मुझे कहाँ छोड़ोगे। ये सुनकर अर्शी जो अपनी रूम की तरफ जा रही थी उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाकर आर्यन से सवाल किया, क्या तुम कोई बच्चे हो जिसे अपने घर का एड्रेस नहीं पता। उसकी बात का जवाब देते हुए आर्यन खुशी से बोला, भाई कहते हैं मैं अभी बच्चा हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये सुन अर्शी के सभी बॉडीगार्ड्स अपना मुंह छुपाकर हंसने लगे। तो अर्शी ने इस बार अपने दांत पीसते हुए पूछा, एड्रेस नहीं पता पर रास्ता तो पता होगा ना। ये सुनकर आर्यन ने अपनी गर्दन न में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं क्यों रास्ता याद करूं, वो काम तो अंश, वेद, अहम और ड्राइवर का है, मुझे तो सिर्फ कार में बैठना पड़ता है। इतना कहने के बाद वो बड़े ही एटीट्यूड से आगे बोला, भाई कहते हैं मेरे जैसे इंटेलिजेंट लोगों को केवल आराम करना चाहिए, क्योंकि बाकी काम के लिए वो लोग हैं। उसके एटीट्यूड को देखकर अर्शी दांत पीसते हुए बोली, हाँ लगता है तुम्हारे भाई ने तुम्हारे टैलेंट को काफी पहले ही देख लिया था। इतना कहकर उसने अनन्या की तरफ देखा कि शायद उसे घर का एड्रेस पता होगा, पर अनन्या अर्शी की सख्त नजरों से डर के आर्यन के पीछे छिपे हुए बोली, जीडी मैं तो सिर्फ 2 ही बार मॉन्स्टर के घर गई हूँ, और उन्होंने तो बताया भी नहीं था कि मुझे उनके घर का एड्रेस याद करना चाहिए। इतना कहकर वो झांकर अर्शी को देखने लगी, जिसके चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। अर्शी अपने पीए को ऑर्डर देते हुए सर्द आवाज में बोली, जाओ और जाकर इन बच्चों के घर का पता लगाओ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। ये देख आर्यन भी उसके पीछे जाने लगा, तभी गोली चलने की आवाज आई। इस आवाज को सुनते ही अर्शी और उसके लोग अलर्ट हो गए। वही ये आवाज सुनकर अनन्या ने आर्यन से पूछा, बेबी देवर ये कैसी आवाज है, क्या हम भी चल के देखें। तो आर्यन उसका हाथ पकड़कर बोला, बेब मॉम चलो चलकर देखते हैं कि कौन इतनी सुबह सुबह पटके फोड़ रहा है। इतना कह के वो दोनों वहां से बाहर की तरफ भागने लगे। ये देख अर्शी चिल्लाई, पकड़ो उन्हें। अर्शी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके लोग आर्यन और अनन्या के पीछे चले गए। वही अंश ने भी गोली चलने की आवाज सुन ली थी, क्योंकि वो आर्यन और अनन्या को ढूंढते ढूंढते वही पहुंच गया था। अंश अपनी गन निकालकर कॉरिडोर से आगे बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसके दिल में एक डर था कि कहीं आर्यन और अनन्या किसी खतरे में न हो। वो अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी कनिका उसके पीछे आकर बोली, हनी तुम्हारे पास तो गन भी है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। उसके मुंह से हनी सुनकर अंश इरिटेट होकर बोला, डोंट कॉल मी हनी ऑक। इतना कहकर अंश दोबारा आगे बढ़ने लगा। इस बार वो जल्दी जल्दी जा रहा था, क्योंकि वो कनिका से तंग आ चुका था। वही उसे जल्दी जल्दी जाता देख कनिका भी जल्दी जल्दी चलने लगी। तो अंश एकदम से भागने लगा। वही जो लोग आर्यन को मारने आए थे, जब उन्होंने आर्यन को भागते देखा तो वो सब भी आर्यन के पीछे भागने लगे। जो लोग आर्यन को मारने आए थे उन सभी का बॉस चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोला, जल्दी करो उसे पकड़ो, वो भाग के न जाने पाए, क्योंकि अगर वो मर गया या हमारे हाथ लग गया तो हम उस अश्वत्थ सिंह राठौर को अपने काबू में कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर उसके लोग आर्यन की तरफ फायरिंग करने लगे। तो अर्शी ने तुरंत आर्यन और अनन्या को कवर कर लिया, और जो लोग आर्यन पर फायरिंग कर रहे थे अपनी गन निकालकर वो भी उन पर फायरिंग करने लगी। अर्शी फायरिंग करते हुए बोली, तुम दोनों ऐसे भागो नहीं, मेरे साथ रहो। उसकी बात आर्यन ने शायद कुछ ज्यादा ही दिल पर ले ली, इसलिए वो शर्माते हुए बोला, मैं तो वैसे भी तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, पर अब तो तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं, तो चिंता मत करो, मैं भाई से हमारी शादी के बारे में बात कर लूंगा। अल्पविराम। वो बोल ही रहा था कि तभी अंश भी उस एरिया में आ गया। उसने जैसे ही देखा कुछ लोग आर्यन की तरफ फायरिंग कर रहे हैं तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से उन सब पर गोली चलाना शुरू कर दिया। अंश की बंदूक से निकली एक एक गोली सीधा उन आदमियों के सर पर लग रही थी। वही आर्यन ने जैसे ही अंश को देखा वो अनन्या से डरते हुए बोला, लिटिल बेब मॉम अंश आ गया है, भागो। इतना कहते ही उसने अर्शी और अनन्या दोनों का हाथ पकड़ा और भागने लगा।
उसे भागते देख अंश गुस्से से बोला, ये पागल बच्चा कहाँ जा रहा है और अब किसे अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहा है। उसकी बात सुनकर कनिका ने भी उस दिशा में देखा तो वो अर्शी के साथ आर्यन को देखकर हैरान होते हुए बोली, अरे तुम मेरे जीजू को जानते हो। उसके मुंह से जीजू सुनकर अंश ने हैरान होकर पूछा, कौन जीजू, और तुम उसे जीजू क्यों कह रही हो, और उसके साथ वो लड़की कौन है। तो कनिका खुश होकर बोली, चिंता मत करो, मेरी बहन भले ही हार्टलेस है पर वो मेरे जीजू जी को कुछ नहीं होने देगी। और रही बात कि मैं उन्हें कैसे जानती हूँ, तो तुमसे मिलने के थोड़ी देर पहले ही मैंने उन्हें मेरी बहन के साथ रोमांस करते हुए देखा था, और वो लोग तो किस भी कर रहे थे। ये सुनकर तो अंश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी आंखें फाड़े आर्यन को देखते हुए बोला, ये छोटकू रोमांस कर रहा था, इसके पास एक गर्लफ्रेंड भी है। यकीन नहीं हो रहा कि जिस बच्चे ने अभी ढंग से चलना भी नहीं सीखा उसके पास गर्लफ्रेंड है। वही आर्यन, अनन्या और अर्शी होटल के बाहर आ गए थे। तभी कई सारी कार्स आके होटल के एंट्रेंस पर रुकी। उन सभी कार्स का डोर ओपन हुआ और कई सारे बॉडीगार्ड्स बाहर निकल के होटल के अंदर जाने लगे। उन सभी बॉडीगार्ड्स के बीच अश्वथ, अहम, अगस्त और वेद भी थे। तभी भागते हुए अगस्त की नजर होटल के बाहर खड़े आर्यन और अनन्या पर पड़ी, जो उन्हें देखकर अर्शी के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों को देख अगस्त जोर से बोला, अश्वथ, आर्यन और अनन्या। उसके इतना कहते ही सभी लोग अपनी जगह पर रुक गए। अश्वथ ने घूर के उस तरफ देखा जहां आर्यन खड़ा था, उसे सही सलामत देखकर उसके दिल को सुकून मिला। उसने तुरंत अनन्या और आर्यन को अपने पास आने का इशारा किया। तो अनन्या और आर्यन तुरंत उसकी तरफ जाने लगे, मगर तभी एक गोली चली। उस गोली की आवाज सुनकर सभी अपनी जगह पर जम गए। तभी अंश, वेद, अहम और कनिका जोर से चिल्लाए, आर्यन, अनन्या, अर्शी। वही आर्यन अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए अर्शी को देखने लगा। फिर वो अचानक ही खुश होकर बोला, ओह गैंगस्टर, मैं जा रहा हूँ क्या, इसलिए ही तुम मुझे गले लगा रही हो। एक मिनट, कहीं तुम्हें किस तो नहीं चाहिए। इतना कहते ही उसने तुरंत अर्शी के होठों को सबके सामने चूम लिया। पर वो एक मिनट में ही उससे दूर हो गया। वही आर्यन की इस हरकत से सभी ये भूल गए कि अभी अभी गोली चली थी। अश्वथ तो तब होश में आया जब अनन्या उसके गले लगी। उसके गले लगते ही अश्वथ ने उसे कसके गले लगाकर डांटते हुए कहा, ग्रीड ईगल, तुम बहुत शरारती हो गई हो, लगता है तुम्हें और आर्यन को पनिशमेंट की जरूरत है। उसकी डांट सुनकर अनन्या का मुंह बन गया। उसने अश्वथ को धक्का दिया और पीछे मुड़कर दोबारा भागकर आर्यन के पास पहुंच गई। उसकी इस हरकत से अश्वथ हैरान हो गया, पर उसने खुद के गुस्से को ये कहकर शांत कर लिया कि अनन्या अभी बच्ची है। वही अर्शी की आंखें एकदम लाल हो गई। उसके माथे से पसीना निकलने लगा और वो खुद को आर्यन से अलग करने लगी। तभी आर्यन को अपने हाथ में कुछ गीला गीला महसूस होने लगा। तो उसने अर्शी को छोड़कर अपने हाथ को देखा, जिस पर खून लगा हुआ था। ये देख वो पैनिक करने लगा। आर्यन डर के मारे चीखते हुए बोला, भाई भाई, खून, भाई। इतना कहते कहते वो पीछे की तरफ जाने लगा। आर्यन जब 6 साल का था, तब एक दिन वो रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक ट्रक उसकी तरफ आ रही थी, इससे पहले कि वो ट्रक आर्यन को टक्कर मारती। एक आदमी ने आर्यन को बचा लिया, मगर उस आदमी को ट्रक कुचलते हुए निकल गया। जब आर्यन ने ये सीन देखा तो वो काफी घबरा गया था कि उसके कारण ही उस आदमी की जान गई है। तब से ही वो खून देख पैनिक करने लगता है। वही अश्वथ ने जब आर्यन की हालत देखी तो वो भागते हुए आर्यन के पास जाकर उसे शांत कराने लगा। पर आर्यन शांत ही नहीं हो रहा था। वो अश्वथ के गले लगकर रोते हुए बस एक ही बात बोले जा रहा था, भाई भाई, ये मेरे कारण हुआ है, सब मेरी वजह से होता है, भाई। वही उसकी बिगड़ती हालत देखकर सभी परेशान हो गए। अर्शी ने आर्यन की हालत देखकर अपने होठों को दांतों तले चबा लिया। तभी कनिका उसके पास आकर घबराते हुए बोली, अर्शी, ये खून कैसा, क्या तुम ठीक हो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। उसकी बात सुनकर अर्शी आर्यन को देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, आई एम फाइन दी, गोली बस हाथ को छूकर निकली है। भले ही अर्शी को गोली लगी थी पर उसके चेहरे पर दर्द का नमो निशान नहीं था, जैसे ये उसके लिए छोटी बात हो। अर्शी कुछ देर तक आर्यन को देखती रही, फिर आर्यन के पास जाकर बोली, हे प्रीटी बॉय, आई एम फाइन, शांत हो जाओ। आर्यन अब तक काफी शांत हो चुका था, पर अर्शी की बात सुनकर वो उसके गले लग गया और सिसकते हुए बोला, तुम ठीक हो, पर खून, हॉस्पिटल चलो, वरना हम शादी कैसे करेंगे। इतना कहकर उसने कसके अर्शी को पकड़। पर उसकी बात सुनकर सभी उसे बुरी तरह घूरने लगे, पर सबने ये देखकर राहत की सांस ली कि आर्यन अर्शी के गले लगते ही शांत हो गया था। थोड़ी देर बाद सभी अपनी अपनी कार से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। आर्यन अर्शी को छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए वो इस वक्त अर्शी के साथ उसकी कार में बैठा और अर्शी उसे घूर रही थी। अल्पविराम। ये देख आर्यन विंडो से चिपकते हुए बोला, मुझे ऐसे मत घूरो, मुझे सिर्फ मेरी बीवी ही घूर सकती है, समझी तुम, वरना मैं हैरेसमेंट के केस में तुम्हें जेल भेज दूंगा। ये सुनकर अर्शी की आंखें छोटी हो गई। तभी आर्यन फिर से बोला, एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें गोली लगी है। नहीं, मेरा मतलब कहीं तुम्हें मुझ जैसे प्रिटी, क्यूट, हैंडसम और विश्व सुंदरी से प्यार तो नहीं हो गया, और ये सब तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो।
उसकी बात का अर्शी कुछ जवाब देती उससे पहले ही आर्यन उसके हाथ को पकड़कर बोला, कहीं खून की जगह केचप तो नहीं है ये। इतना कहने के बाद उसकी नजर जैसे ही खून पर पड़ी वो फिर से पैनिक करने लगा। ये देख अर्शी ने तुरंत अपने हाथ को खींच लिया और फिर कार का पार्टीशन ऑन करके इविल स्माइल करके आर्यन को देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सबके सामने किस करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतना कहते ही वो आर्यन को बुरी तरह घूरने लगी। उसके इस तरह घूरने से आर्यन डरते हुए बोला, और मैंने तो तुम्हें बिना कपड़ों के भी देखा है, तो क्या तुम केवल किसके लिए ही पनिश करोगी। ये कहकर आर्यन मासूमियत से अर्शी को देखने लगा। तो अर्शी अपने दांत पीसते हुए बोली, आई विल किल यू। उसे गुस्सा करता देख आर्यन ने अपनी शर्ट उतरते हुए कहा, नहीं गुस्सा मत हो, तुम भी मुझे देख लो। उसने अभी अपनी शर्ट के 3 बटन ही खोले थे कि तभी हॉस्पिटल आ गया। कार के रुकते ही अर्शी तुरंत उतर गई, क्योंकि वो अब आर्यन जैसे बेशर्म के साथ नहीं रहना चाहती थी। वही अश्वथ भी अनन्या को गोद में लेके हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा, क्योंकि अनन्या अचानक ही रोते हुए बेहोश हो गई थी। पर एंट्रेंस पर पहुंचते ही वो और अर्शी एक दूसरे से टकरा गए। तो अश्वथ और अर्शी घूर के एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों के ही आंखों में कोई भाव नहीं था, दोनों के ही चेहरे एक्सप्रेशनलेस थे। ये देखकर अगस्त धीरे से बोला, दोनों ही बिल्कुल टक्कर के हैं, देखो तो इस घूरने के कंपटीशन में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसकी बात सुनकर अंश बोला, वैसे अगर ये दोनों एक ही छत के नीचे रहे तो कैसा रहेगा, शायद इनके डरावने चेहरे को देखकर हम सब बेहोश हो जाए। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी कनिका ने हैरान होकर आर्यन से पूछा, जीजू ये आपने अपनी शर्ट की बटन क्यों खोली है। उसने ये बात काफी जोर से बोली थी, जिसे सुनकर अश्वथ और अर्शी भी आर्यन को देखने लगे। तो आर्यन शर्माते हुए कनिका से बोला, वो मैंने गैंगस्टर को गलती से बिना टॉवल के देख लिया था, इसलिए हिसाब बराबर करने के लिए मैं भी उसे खुद को दिखा रहा था, पर वो कार से भाग आए। अल्पविराम। ये सुनकर सभी शॉक हो गए, तो वही अर्शी का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसके कान भी शर्म के कारण लाल हो गए, उसका मन कर रहा था कि वो अभी आर्यन को जान से मार दे। तभी अश्वथ उसे घूरते हुए बोला, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उसके हट होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अश्वथ के ये कहते ही अर्शी उसे घूरते हुए सपाट लहजे में बोली, तो इससे मेरा क्या लेना देना। उसका जवाब सुनकर अश्वथ की मुट्ठी कस गई। उसे गुस्से में देखकर अर्शी के होठों पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। वो अश्वथ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने जेब में हाथ डालकर बोली, तो अगर मैं मोस्ट पावरफुल मिस्टर अश्वथ सिंह राठौर के भाई को हट कर दूं तो फिर द अश्वथ सिंह राठौर मेरे साथ क्या करेंगे। इतना कहकर अर्शी उसे बड़े ही एटीट्यूड से देखने लगी। वही अश्वथ जो अंदर जाने वाला था, उसकी हाथों की मुट्ठी कस गई। वो अपनी लाल आंखों से अर्शी को देखते हुए बोला, तुम चाहो तो मुझे आजमा कर देख सकती हो। इतना कहते ही वो चला गया। वही अर्शी बड़े ही इंटरेस्ट से अश्वथ की पीठ को देख रही थी, फिर एक नजर आर्यन को देखकर वो भी अंदर चली गई। उन दोनों के ही अंदर जाते ही हम आर्यन के सर पर मारते हुए गुस्से से बोला, यहाँ हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे और तुम तो मजे कर रहे थे। शर्म नहीं आती तुम्हें, हम सब तुमसे बड़े हैं और तुम सबसे पहले गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हो। वेद भी आर्यन को मारते हुए बोला, गधा कहीं का, अभी दूध के दांत टूटे नहीं है और इन साहबजादे को शादी करनी है। उनकी मार जाके आर्यन गुस्से से वहां से भागते हुए बोला, हाँ तो तुम्हारे तरह बूढ़ा होकर थोड़ी ना शादी करूंगा। उसके जाते ही कनिका अंश से बोली, हनी चलो हम भी अंदर चलते हैं। इतना कहकर वो घसीट कर अंश को ले जाने लगी। वही उसके मुंह से हनी सुनकर अहम, वेद और अगस्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अगस्त अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से बोला, इस अंश को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने कहा था हम सब मरते दम तक सिंगल रहेंगे, लेकिन खुद लड़की लेकर घूम रहा है। वही अश्वथ अनन्या को घूर रहा था और अनन्या बेड पर लेटी थी। अब तक उसे होश आ चुका था। तभी डॉक्टर अश्वथ को देखकर डरते हुए बोले, मिस्टर राठौर मुझे नहीं लगता इनका बेहोश होना कोई निर्मल बात है, प्लीज पहले इनका पूरा बॉडी चेकअप कराए। तो अश्वथ अनन्या को घूरते हुए ही डॉक्टर से बोला, तो आप किस लिए है, चेकअप कीजिए। अश्वथ के इतना कहते ही डॉक्टर चेकअप की तैयारी करने के लिए बाहर चले गए। उनके जाते ही अश्वथ ने घूरते हुए अनन्या से पूछा, तुम बेहोश होने से पहले क्या बोली थी, मुझे वो शब्द फिर से सुनना है। तो अनन्या ने अश्वथ के डरावने चेहरे को देखते हुए डरकर जवाब दिया, मैं जब भी बेहोश होती थी तो रिया दीदी कहती थी कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। उसकी मरने वाली बात सुनकर अश्वथ ने अपने दांत भींच लिए। वो कुछ बोलता तभी अनन्या फिर से बोली, मॉन्स्टर मैं बोल रही ही मरने से पहले मुझ जैसे गरीब का भला कर दो, बस थोड़ी प्रॉपर्टी ही तो मांग रही हूँ, ताकि मैं भी अमीर बन के मार सकूं। फिर मैं भी शो ऑफ कर सकूंगी कि मैं अमीर हूँ, आह मॉन्स्टर। बोलते बोलते अचानक अनन्या चिल्लाने लगी। उनकी अश्वथ ने बार बार उसकी मरने वाली बात सुनकर गुस्से से उसके जबड़े को पकड़ लिया था। फिर वो दांत पीसते हुए एक एक शब्द चबाकर बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, और ये मरने वाली बात मुझसे मत करना, वरना मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी। उसके गुस्से से डरकर अनन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी कुछ गिरने की आवाज आई।
जिसे सुन अनन्या दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, ये तो बहुत अमीर लग रहे। अनन्या के माजवी का पीछा करते हुए अश्वत्थ ने भी दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर अभिषेक बड़ी ही स्टाइल से खड़ा था। उसे ये देखते ही अश्वत्थ के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपनी आंखें छोटी करके अभिषेक से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें एक जरूरी काम नहीं दिया था? अभिषेक जो दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था, उसने जैसे ही अश्वत्थ की सख्त आवाज को सुना, वो हड़बड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। ये देखकर अनन्या अपने मुंह पर हाथ रख के हंसने लगी। उसे हंसता देखकर अभिषेक खड़े होकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, लिटिल बेब, आप कितनी क्यूट है और उससे भी प्यारी तो आपकी हंसी है। अभिषेक ने जैसे ही ये कहा, तभी उसे लगने लगा जैसे कि रूम का टेम्परेचर गिरने लगा है। तभी उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा, तो उसकी नजरें अश्वत्थ की सख्त नजरों से मिली। तो वो एकदम से डर गया। फिर अभिषेक फीकी हंसी हंसते हुए बोला, बेबी, इतना जलना अच्छा नहीं है, मुझे ऐसे मत घूरो वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। इतना कहते ही वो 2 कदम पीछे हो गया। वही उसके मुंह से बेबी सुनकर अश्वत्थ अनन्या को देखने लगा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। ये देख अश्वत्थ गुस्से में अभिषेक से बोला, दोबारा मुझे इस नाम से मत बुलाना। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर अभिषेक डर तो गया, पर फिर हिम्मत जुटाकर बोला, नहीं नहीं, मैं तो इसी नाम से बुलाऊंगा हो। इतना कहने के बाद वो बड़े ही घमंड से आगे बोला, खैर मैंने अपना काम कर दिया है, मैं प्रॉपर। शट अप। अभिषेक अभी बोल ही रहा था कि तभी अश्वत्थ उसे चुप कराते हुए बोला, क्योंकि अश्वत्थ को डर था अगर अनन्या को पता चल गया कि उसके नाम भी कई सारी प्रॉपर्टीज है तो वो आर्यन के साथ मिलकर पता नहीं क्या करेगी। ये सब सोचते ही अश्वत्थ का चेहरा काला पड़ गया। उसने अनन्या को देखते हुए कहा, यही बैठो और उठना तो बिल्कुल भी मत, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर उसने अभिषेक को अपने पीछे आने जा इशारा किया और खुद वार्ड के बाहर चला गया। उसके जाते ही अभिषेक बाहर जाते हुए अनन्या से बोला, बेब, मैं अभी आता हूँ, मेरा इंतजार करना। उसके जाने के बाद अनन्या ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाया, जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो धीरे धीरे बेड से उठने लगी। वही वार्ड से बाहर निकलकर अश्वत्थ अभिषेक के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अभिषेक आया, अश्वत्थ अपने दांत पीसते हुए उससे बोला, गलती से भी उसके सामने या आर्यन के सामने प्रॉपर्टी का जिक्र मत करना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसे इतने गुस्से में देख अभिषेक अपने मुंह पर हाथ रख के चुप रहने का इशारा करने लगा। तो अश्वत्थ सीरियस वॉइस में आगे बोला, क्या काम हो गया है और इन लोगों का क्या हुआ? अश्वत्थ के बात का जवाब देते हुए अभिषेक एविल स्माइल करके बोला, ओह डार्लिंग माय, जाओ और काम ना हो, क्या ऐसा कभी हुआ है? अरे काम छोड़ो, मैं तो उन दोनों चुड़ैलों को भी सबक सिखाकर आया हूँ। इतना कहने के बाद अभिषेक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वही अश्वत्थ उसे इग्नोर करके बोला, उन पेपर्स को मेरे स्टडी रूम में रख दो, जब तक कि अनन्या इस लायक ना हो जाए कि वो खुद अपनी प्रॉपर्टी को न संभाल पाए। तब तक वो पेपर्स मेरे पास रहेंगे। ये सुनकर अभिषेक माना करते हुए बोला, नहीं बेब, इतनी बेवकूफ है कि कोई भी उन्हें टॉफी का लालच देखे उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकता है। इसलिए उसे आप अपने नाम करा लो। अश्वत्थ को भी अभिषेक की बात सही लग रही थी, इसलिए वो मान जाता है। फिर अश्वत्थ जैसे ही वार्ड में जाने के लिए मुड़ता गई, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके सामने अनन्या खड़ी थी, जो अपने कमर पर हाथ रख के उसे और अभिषेक को ही गुस्से से घूर रही थी। वही दूसरी तरफ जो लोग आर्यन को मारने आए थे, वो लोग इस वक्त एक बड़े से घर के गार्डन में सर झुकाकर खड़े थे। तभी एक 35 साल का आदमी उन सब के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, कितनी मुश्किल से हमें ये मौका मिला था, पर तुम लोगों के कारण वो भी हाथ से चला गया। क्या तुम सबको पता भी है कि वो अश्वत्थ सिंह राठौर अब हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा? यही नहीं, अब वो अपने भाई की सिक्योरिटी भी बढ़ा देगा, फिर हम उसे जैसे कमजोर करके मारेंगे। अपने बॉस की डांट खाकर सभी लोगों ने अपना सर झुका लिया। तभी उन लोगों में से एक आदमी, जिसने आर्यन पर गोली चलाई थी, वो आगे आकर बोला, बॉस डेविड, आपके दुश्मन की एक और कमजोरी है। इतना कहकर वो डेविल स्माइल करने लगा। वही अंश को खींचते हुए कनिका ले जा रही थी। तभी अंश अपना हाथ झटकते हुए गुस्से से बोला, छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, और मैं कितनी बार कहूं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। उसकी बात सुनकर कनिका भी गुस्से से बोली, मैं भी तुम्हें बोल चुकी हूं कि तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मतलब हो। उसकी जिद देख अंश ने अपना सर पकड़ लिया। फिर कुछ सोचकर वो कनिका को समझाते हुए बोला, देखो, जिसने तुमसे बात की और जिसने तुमसे पैसे लिए वो आर्यन था, मैं नहीं, तो इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे सारे पैसे भी दे दूंगा। इतना कहकर अंश ने अपने हाथ जोड़ लिए। वही उसे हाथ जोड़ता देख कनिका उसके हाथ को पकड़कर अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, आज तक मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। ये पहली बार है जब मैंने बॉयफ्रेंड बनाने जा ट्राई किया है, प्लीज मान जाओ मेरी बात, देखना मैं बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड बनूंगी। कनिका के इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी अंश नहीं माना, उसने तो कनिका के पैर भी पकड़ लिए। ये देखकर कनिका हैरान हो गई। वो तुरंत नीचे झुककर अंश को उठाने लगी। वही अगस्त, अहम और वेद जो अर्शी से मिलने जा रहे थे,
जब उन सब ने अंश को कनिका का पैर पकड़े देखा तो सभी हैरान हो गए। अगस्त मुंह बनाकर बोला, पक्का ये अंश कनिका से भीख मांग रहा होगा कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले। उसकी बात सुनकर वेद कुछ सोचते हुए बोला, पर जिस तरह से कनिका अंश को देखती है मुझे लगता है कि वो उससे प्यार कर बैठी है, तो फिर वो अंश को रिजेक्ट क्यों करेगी। उसके इतना कहते ही अहम तुरंत अंश के पास जाकर उसे उठाते हुए बोला, अंश ये तुम क्या कर रहे हो। अहम की आवाज सुनकर अंश अपने बाल नोचते हुए बोला, आह क्या बताऊं यार, उन दोनों शैतानों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी बात सुनकर वेद ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब। तो अंश अपने हाथों से अपने चेहरे को ढकते हुए एक सांस में ही कहा, मतलब कि वो दोनों शैतान होटल घूमने नहीं बल्कि मुझे बेचने गए थे, उन्होंने मुझे मिस कनिका को पूरे 80 लाख में बेच दिया है। इतना कहकर वो रोनी सूरत बनाकर सभी को देखने लगा। वही उसकी बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो उन सब ने कनिका की तरफ देखा, जिसने उन सभी को देखकर अपनी पलकें झपका दी। उसका जवाब जानकर सभी बॉयज पहले तो अंश को दया भरी नजरों से देखने लगे, मगर फिर जोर जोर से हंसने लगे। वही वेद भी हंसते हुए अगस्त के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं तो बेवजह ही तुम पर गुस्सा हो रहा था और तुमसे जल रहा था कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली। लेकिन अब पता चला कि तुम तो बिक चुके हो। उन सभी को खुद पर हंसता देखकर अंश दांत पीसते हुए सीरियस होकर बोला, चुप बिल्कुल चुप, और अब ये सोचो कि ये बात जब अश्वत्थ भाई को पता चलेगी तो वो उन दोनों के साथ क्या करेंगे। उसकी ये बात सुनकर सभी की हंसी एकदम से गायब हो गई और सभी के फेस पर चिंता के भाव आए गए। वही आर्यन अर्शी के वार्ड ने केवल उसे परेशान कर रहा था। आर्यन ने डॉक्टर को देखा जो अर्शी के हाथ की पट्टी कर रहे थे। ये देखकर वो फिर अर्शी को देखने लगा जो बिना किसी भाव के उसे ही घूर रही थी। आर्यन कुछ देर तक अर्शी के चेहरे को देखने के बाद डॉक्टर से कहा, तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम उसकी पट्टी कर रहे हो पर उसे तो दर्द ही नहीं हो रहा है, मुझे तो लगता है तुमने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई ढंग से की ही नहीं है। इतना कहकर वो डॉक्टर को गुस्से से घूरने लगा। वही उसकी बकवास सुन सुनकर डॉक्टर ने ठान लिया था कि वो आज ही इस हॉस्पिटल से ट्रांसफर ले लेंगे और कभी भी आर्यन के सामने नहीं आएंगे। आर्यन डॉक्टर को घूरना छोड़ अर्शी के गालों पर किस करके बोला, गैंगस्टर तुम जल्दी ठीक मत होना ताकि मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर तुमसे अपना ध्यान रखवा सकूं। वो इतना ही बोला था कि तभी एक कड़क आवाज आर्यन के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर वो डर गया। वही इस आवाज को सुनकर अर्शी ने घूर के दरवाजे की तरफ देखा जहां कंचन जी खड़ी थी। कंचन जी आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखकर फिर अर्शी की पट्टी को देखते हुए हंसकर बोली, ओह आर्यन, अब क्या तुम अपनी माँ की तरह इस लड़की को भी मरना चाहते हो। मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़की को चोट तुम्हारे कारण ही लगी होगी। आखिर तुम जिसके पास जाते हो उसे मार ही तो देते हो। उनकी इतनी कड़वी बातें सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत अपना हाथ अर्शी के हाथ से छुड़ाने लगा, मगर तभी अर्शी ने उसके हाथ को कसके पकड़कर गुस्से से घूर से कंचन जी को देखा। अर्शी को पता नहीं क्यों आर्यन का उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने घूर के कंचन जी को देखा। वही कंचन जी ने जन अर्शी की आंखों को देखा तो वो डर गई, क्योंकि अर्शी उन्हें बहुत ही खतरनाक तरीके से घूर रही थी। कुछ देर घूरने के बाद उसने कंचन जी से पूछा, हु आर यू। उसकी सख्त आवाज सुनकर कंचन जी कांप गई। उन्हें अर्शी का बिहेव देखकर अश्वत्थ की याद आ गई, क्योंकि अश्वत्थ भी अर्शी की ही तरह सख्त है। कंचन जी ने खुद के डर को काबू करते हुए अर्शी को जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब, बस इतना याद रखो कि इस लड़के के पास रहकर तुम्हें सिर्फ मौत मिल सकती है। उसके कड़वे शब्द सुनकर अर्शी ने आर्यन को देखा जो सर झुकाकर खड़ा था। ये देख उसने आर्यन के हाथ को पकड़ा और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर आर्यन के गालों को पकड़कर वो कंचन जी को देखकर इविल स्माइल करके बोली, फिर तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं मारती हूँ या नहीं। इतना कहते ही उसने बिना वक्त गवाए आर्यन के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। उसकी इस हरकत से कंचन जी ही नहीं बल्कि आर्यन भी हैरान हो गया। आर्यन को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गैंगस्टर क्यों उसे किस कर रही है। वही कंचन जी से अब ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उनके जाते ही दरवाजे के पीछे से छुपकर सभी बॉयज सिवाय अहम के अर्शी और आर्यन को देखने लगे। उन्हें किस करता हुआ देखकर अंश चिढ़ते हुए बोला, ये गधा मुझे फंसा कर खुद मजे कर रहा है, देखो तो जरा, ये है सबसे छोटा मगर गर्लफ्रेंड सबसे पहले बना ली हो। उसकी बात सुनकर अगस्त उसे और वेद को खींचते हुए अपने साथ ले गया। वही अनन्या का पूरा चेकअप अश्वत्थ ने जबरदस्ती करा दिया था और अब अनन्या बेड पर लेटी रो रही थी, जिससे अश्वत्थ को बहुत ही इरिटेशन हो रही थी। उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, क्या तुम्हें रोने के अलावा और कुछ भी आता है, या बस यही सोखा है तुमने। उसके चिल्लाने से अनन्या अपना हाथ दिखाकर बोली, यहां से मेरा सारा खून निकलवाने के बाद आप मुझे डांट रहे हैं। मेरा तो सारा खून चला गया, अब मैं क्या करूं, मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है। अगर मुझे पता होता कि आप वैम्पायर की तरह मेरा खून चूस लेंगे तो मैं कभी भी आपके पास नहीं आती। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। वही उसके रोने से अब तक अश्वत्थ पागल हो चुका था।
उसने कसके अनन्या का हाथ पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, शट अप, अब अगर तुमने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। इतना कहकर वो अनन्या के गालों को मसलने लगा। पर अनन्या उसकी बात सुनकर भी शांत नहीं हुई। वो अपना मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे अब दूसरा बॉय चाहिए शादी के लिए। ये सुनकर कि अनन्या अब उससे शादी नहीं करना चाहती है, अश्वत्थ का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी था। अश्वत्थ का चेहरा गुस्से के कारण बहुत ही लाल हो गया था। वो इस समय किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसे इतने गुस्से में देख अनन्या बुरी तरह डर गई। वो डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगी। तो अश्वत्थ ने भी उसे छोड़कर किसी को कॉल करके बेहद गुस्से में कहा, अभी के अभी सारी अरेंजमेंट करो, मुझे शादी करनी है, राइट नाउ। कुछ वक्त बाद हॉस्पिटल के गार्डन में सभी लोग मौजूद थे। और गार्डन के बीचों बीच एक मंडप सजा हुआ था, जिसे लाल फूलों से सजाया गया था। तभी अश्वत्थ जबरदस्ती अनन्या का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ बढ़ने लगा। और अनन्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मॉन्स्टर छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे नहीं करनी शादी, देखना अब मैं भाग जाऊंगी, आहा हा। इतना कहकर वो रोने लगी। पर अश्वत्थ को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अनन्या के साथ जाकर मंडप पर बैठ गया और फिर अपनी ठंडी आवाज में पंडित से बोला, शुरू करो। अश्वत्थ की आवाज इतनी रौबीली और डरावनी थी कि पंडित के साथ साथ सभी के पसीने निकलने लगे। पंडित जी तुरंत मंडप पर बैठ के मंत्र पढ़ने लगे। वही अर्शी जो वही चेयर पर बैठी सब देख रही थी, उसकी आंखें छोटी हो गई यार। तभी उसकी गोद में बैठा आर्यन खुद से बोला, मेरी प्यारी बेब मोमो रो रही है, मुझे कुछ करना होगा। इतना कहते ही वो अर्शी को गोद से उठकर अनन्या के पास भाग गया। उसके जाते ही अर्शी ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसके इतना गुस्सा करने के बाद भी आर्यन जबरदस्ती उसके गोद में बैठ गया था, ये कहकर कि वो उसे छोड़कर भाग जाएगी। वही अनन्या के पास पहुंचकर अयान ने झुककर उसके कान में कुछ कहा और फिर जल्दी से वापस आकर अर्शी की गोद में बैठ गया। पर कमाल की बात यह थी कि आर्यन की बात सुनकर अनन्या सिर्फ चुप ही नहीं बल्कि बेहद खुश भी हो गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से से बोली, पंडित जी आप स्लो मोशन में क्यों शादी करा रहे हो, जल्दी जल्दी कराए ना, और अभी तक फेरे क्यों नहीं हुए। इतना कहकर वो खड़ी हो गई और फेरे के लिए अश्वत्थ को भी खींचकर खड़ा करने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर कनिका हैरान होकर अंश से बोली, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा भाई जबरदस्ती शादी कर रहा है या तुम्हारी भाभी। उसके ये कहते ही अगस्त ने क्यूरियस होकर कहा, वो सब छोड़ो, मैं तो ये सोचकर पागल हो रहा हूँ कि आर्यन ने ऐसा भी क्या कह दिया कि अनन्या इतनी खुश हो गई। उसकी बात सुनकर अंश, अहम, वेद, अभिषेक और कनिका भी क्यूरियस होकर आर्यन को देखने लगे, जो मस्त होकर अर्शी की गोद में बैठा। ये देख वेद जलते हुए बोला, मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे अपनी गोद में बैठाए और मेरे लिए गोली खाए। उसके सर पर अहम मरते हुए गुस्से से बोला, शर्म नहीं आती किसी और की बंदी पर नजर डालते हुए, कमीने कहीं के। उसके मुंह से कमीना सुनकर अंश उसे मारते हुए बोला, दिख नहीं रहा यहाँ एक शरीफ लड़का खड़ा है और तुम लोग उसके सामने ऐसी बातें कर रहे हो, अब चुपचाप शादी देखो। उसके ये कहते ही सभी शादी देखने लगे, जहां अब तक 7 फेरे पूरे हो चुके थे। और अभी अनन्या और अश्वत्थ अपनी जगह पर फिर से बैठ गए। तो पंडित जी ने डरते हुए कहा, मंगल सूत्र पहनाए। ये सुनकर अश्वत्थ से पहले अनन्या ने हो मंगल सूत्र को उठा लिया। वो जैसे ही उसे अश्वत्थ को पहनने वाली थी, तो अश्वत्थ ने उससे गुस्से में मंगल सूत्र छीनकर उसे पहना दिया और फिर उसकी मांग को सिंदूर से भर दिया। उसके मांग भरते ही अनन्या की आंखें बंद हो गई, तो थोड़ा सिंदूर उसके नाक पर गिर गया। ये देख अश्वत्थ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर उसकी मुस्कान को कोई देख पाता उससे पहले ही उसने अपनी मुस्कान को छुपा लिया। तभी पंडित जी की आवाज सुनकर अनन्या ने अपनी आंखें खोली। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी। इतना कहते ही पंडित जी तुरंत वहां से भाग गए। उनके जाते ही अश्वत्थ खड़े होकर सभी से सख्त लहजे में बोला, मेंशन चलो। इतना कहने के बाद उसने अनन्या को गोद में उठा लिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही सभी अपना मुंह बनाते हुए जाने लगे, पर अभिषेक नहीं गया। वो आर्यन के पास जाकर बोला, ओ ए मुसीबत की दुकान चलो। आर्यन मना करते हुए बोला, नहीं, मुझे नहीं जाना। इतना कहकर वो अर्शी के ऊपर चढ़ गया। वही अर्शी जो जा रही थी वो अचानक आर्यन की इस हरकत से खुद को संभाल नहीं पाए और आर्यन के साथ ही जमीन पर गिर गई। अर्शी नीच थी और आर्यन उसके ऊपर। आर्यन बहुत ही शर्माते हुए अर्शी को देख रहा था और अर्शी उसे घूर के देख रही थी। तभी आर्यन की नजर अपने हाथ पर गई, जो अर्शी के माथे पर था, तो वो शॉक हो गया। उसे शोक देखकर अर्शी ने आर्यन के हाथ को अपने माथे से हाथ कर देखा, जिस पर सिंदूर लगा था। ये देख उसने तुरंत अपने माथे को छुआ, जिस पर सिर्फ सिंदूर ही लगा था। तो भी शौक हो गई, मगर फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वही दूसरी तरफ एक बड़े से घर में एक बूढ़ी औरत जो दिखने में बेहद सुंदर थी, उसने अपने सामने बैठे लड़के से कहा, मेरी बच्ची बहुत अकेली है, मैं चाहती हूँ कि वो शादी कर ले ताकि वो भी खुश रह सके। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो लड़का बोला, जी दादी, बॉस की शादी जरूर होगी, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो उन्हें खुश रखे।
वो लड़का इससे आगे कुछ बोलता तभी एक औरत आकर बड़े ही घमंड से बोली, उसकी शादी ऑलरेडी मैंने फिक्स कर दी है, उससे कह देना कि कल वो डेट पर चली जाए, क्योंकि मेरी बात तो वो सुनेगी नहीं। इतना कहते ही वो औरत वहां से चली गई। उसके जाते ही दादी जी मुंह बनाकर बोली, अगर वो लड़का उसे इतना ही पसंद है तो ये खुद क्यों शादी नहीं की लेती उससे हो। उसने ये बात सुनकर वो लड़का हंसते हुए बोला, दादी चिंता मत करो, मेरी बॉस बहुत चालाक और निर्दयी है, वो कभी भी इनके लाए लड़के से शादी नहीं करेगी। वही अश्वत्थ के डैड इस समय अपनी कंपनी में थे। वो अपने कैबिन में बैठकर अपने पीए से बोले, जाओ और जाकर पता करो कि अश्वत्थ कब शादी करने वाला है, भले ही वो हमें न बुलाए, पर हमें जाना चाहिए। उनके इतना कहते ही उनका पीए बाहर जाने लगा, तो मिस्टर राठौर उसे रोकते हुए फिर से बोले, रुको, एक अच्छा सा गिफ्ट भी तैयार कर लेना। इतना कहते ही उन्हें याद आया कि अनन्या को प्रॉपर्टी और पैसे से कितना प्यार है। ये याद आते ही वो इविल स्माइल करके आगे बोले, पेपर्स तैयार करो, मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी किसी को देना चाहता हूँ। अब तुम जा सकते हो। उनके इतना कहते ही उसका पीए बाहर चला गया। उसके जाते ही मिस्टर राठौर इविल स्माइल करके खुद से बोले, ओह अश्वत्थ, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी है तुम्हें परेशान करने की।